नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सब लोग का। आज जो है हम इलेक्ट्रिक डायपोल का जो टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाओ, बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है और शॉर्ट डिस्टेंस के डायपोल ही हम पढ़ने वाले हैं। बट बड़े काम का टॉपिक है, जेईई मेंस में आपको नंबर देके जाएगा ये टॉपिक। ओके, तो अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये चैप्टर है, आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है हर मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है और सारे जो सब्सटेंसेस हम देखते हैं आजू बाजू में, दे आर मेड अप ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स ओनली, है कि नहीं? तो इसको पढ़ना है हमें। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना? बहुत ही कंसाइज वे में हम पढ़ेंगे इसको, बहुत डिटेल में नहीं जा सकते। बहुत डिटेल में जाएंगे, इट विल बी ए स्टडी ऑफ क्या बोलते हैं, मेटलर्जी इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं इसको। तो अभी क्या है, हम लोग स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इट इज कॉम्बिनेशन, इट इज अ पेयर ऑफ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना? 2 पॉइंट चार्ज हमें लेने हैं। तो 2 पॉइंट चार्ज हमें लेने हैं। 2 पॉइंट चार्जेस में यहाँ पे मैंने आपको बना के रखा है, देखो ये प्लस क्यू है और क्या है बेटा, माइनस क्यू है। ओके, तो 2 पॉइंट चार्ज होने चाहिए। और यहाँ पे ये क्या कर रखा है, इसको दाढ़ी मूछ बना रखी है, ये बूढ़ा हो गया चार्ज, क्या हो गया इसको? दाढ़ी मूछ नहीं है बेटा, ये इसको फिक्स करके रखा है, दैट इज सिंबल, है ना? तो हमें कैसे चार्जेस चाहिए? सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस नहीं चाहिए, दे मस्ट बी फिक्स्ड, एक जगह पे स्थिर चार्जेस चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं ना, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एल है। अगर दोनों चार्ज फिक्स होंगे, दैट एल डिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट। तो दो फिक्स चार्जेस हैं जो एक सेपरेट स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना? और 2 चार्जेस में क्या प्रॉपर्टी है, और डायपोल बोला है उसको, तो एक चार्ज क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड, है ना, फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डायपोल। इस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग? डायपोल बोलेंगे। तो डायपोल का क्या सर मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, तो वी विल सी। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, एक क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं मैं, डायपोल मोमेंट। मोमेंट शब्द का अर्थ क्या है? मोमेंट मतलब स्ट्रेंथ है ना, पावर है, कितना पावर है, कितनी क्षमता है आपकी डायपोल की, कितना पावरफुल डायपोल है। तो क्या लगता है आपको, जितने बड़े बड़े चार्जेस इन्वॉल्व होंगे उतना बड़ा पावरफुल डायपोल बनेगा, है ना? जितने चार्जेस पास में आएंगे उतना उनका इंटरेक्शन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो इस तरह से जो है हमें देखना है स्ट्रेंथ के बारे में, डायपोल मोमेंट के बारे में। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो क्या बताती है आपको, वो बताती है कि कितना पावरफुल आपका डायपोल है। ओके, तो अब देखो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, एल डिस्टेंस जो है उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है। तो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी बताती है आपको डायपोल की। और दूसरी बात, इट इज गिवन बाय क्यू इंटू एल। क्यू इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज। जैसे डायपोल में मान लो 2 चार्ज है, एक 15 कूलम, एक माइनस 15 कूलम, तो तुम क्या उठाओगे? क्यू की वैल्यू क्या है? 15, है कि नहीं? 15 जो वैल्यू है वो उठाओगे आप। तो क्यू इंटू एल वेक्टर। एल वेक्टर क्या है सर? एल वेक्टर मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सिंपली वन ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इनका प्रोडक्ट कर दोगे, इस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है क्या है आपका, डायपोल मोमेंट है। ओके, तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू एल, दिस इज द डायपोल मोमेंट। सर इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सर वेक्टर क्वांटिटी को क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो कहां से कहां डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? अच्छा तो ये रहता ना कि हम पॉजिटिव से निगेटिव जाते, नहीं ऐसा नहीं है। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, है ना? केमिस्ट्री में आप उल्टा पढ़ते होंगे शायद, तो यहाँ पे है, फिजिक्स में आप याद रखें, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। इसलिए जो एल वेक्टर यहाँ पे बना रखा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस डायग्राम में इस तरफ, है ना, दिस डायरेक्शन में। तो इस तरह से जो है हमने लिखा भी है नीचे, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको कैसे निकालते हैं, क्यू इंटू एल करके निकालते हैं, दैट्स इट। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। रियल लाइफ में डायपोल मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, मैंने आपको बताया। एक पानी का वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल हम लोग ले लेते हैं। H2O में क्या होता है, O होते हैं, 2 H होते हैं। तो O यहाँ पे पार्शियल निगेटिव होता है, H पार्शियल पॉजिटिव होता है कि नहीं? तो डायपोल मोमेंट की दिशा मैंने आपको अभी बताई, कहाँ से कहाँ, O से H की H से हो, निगेटिव से पॉजिटिव, तो O से H, तो एक डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ ऐसे, और वही ये वाला साइड वाला नीचे की तरफ, 2 डायपोल मोमेंट हो गए इस मॉलिक्यूल में, दोनों का रिजल्टेंट जो है बीच में आएगा, पी नेट, है ना? डायपोल्स आर एडिटिव, वेक्टर क्वांटिटी है, 2 टेढ़े वेक्टर होंगे तो उनका रिजल्टेंट बराबर बीच में आ जाएगा। दिस इज द एग्जांपल, ठीक है? इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस फॉर्मूला, उसको आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अभी हम क्या करते हैं, एक सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकालने का कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। ओरिजिन है, ओरिजिन पे -2q चार्ज रखा है यहाँ पे, है ना? ओरिजिन पे क्या रखा है, -2q चार्ज रखा है, उसके ऊपर एक +q रखा है और साइड में भी एक +q रखा है। फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम में सर कितने डायपोल है बेटा, तुम आइडेंटिफाई करो, है ना? एक पॉज करो और देखो, ट्राई करो इसको। तो आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे डायपोल सर मुझे दिख ही नहीं रहा। डायपोल के लिए तो एक +q चाहिए, एक -q चाहिए, नहीं है तो जुगाड़ करके लाओ उसको बेटा, है ना? दिस -2q कैन बी इमेजिन्ड एज बाय स्प्लिटेड इनटू, ये एक -q और ये एक -q,
है ना। ऐसे इमेजिन कर सकते हो आप इसको, -2q के 2 टुकड़े कर दो, एक -q एक -q, उसके अंदर है ऐसे समझो, है कि नहीं। तो ये वाला -q इसके साथ लग जाएगा, किस लिए लग जाएगा, डायपोल बनाने के लिए, और ये वाला -q इसके साथ लग जाएगा, दोनों अपना अपना डायपोल बना लेंगे, 2 डायपोल बन जाएंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो लेट्स डू दैट। हम क्या करते हैं, पहले एक डायपोल मोमेंट बन जाएगा बेटा ऐसे, है ना, ये p वेक्टर बना दिया। सर ऊपर क्यों बनाया वेक्टर, मैंने कितनी बार बोलूं यार, निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये -2q में जो ये -q स्प्लिट किया है मैंने, ये -q से +q, एक डायपोल मोमेंट बन गया तुम्हारा, और एक इधर बन गया। ओके, दोनों डायपोल मोमेंट में आप देख सकते हो डिस्टेंस जो है dd है और चार्ज भी q है, तो दोनों डायपोल मोमेंट वेक्टर इक्वल हो जाएंगे, इक्वल मतलब डायरेक्शन में नहीं, मैग्नीट्यूड में। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, p इज इक्वल टू 1 ऑफ द चार्ज q इंटू डिस्टेंस d, है ना। तो q इंटू डी आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा डायपोल मोमेंट का। अब 2 वेक्टर क्वांटिटी यार, 2 वेक्टर क्वांटिटी का क्या कर सकते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम लॉ से आप जानते ही हैं, रिजल्टेंट निकालना है, एक वेक्टर ऐसे है एक वेक्टर ऐसे है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ऐसे आ जाएगा बेटा, है ना, दिस इज योर रिजल्टेंट पी नेट वेक्टर। और दोनों वेक्टर क्योंकि इक्वल है तो ये क्यू डी मैग्नीट्यूड, ये भी क्यू डी, तो आंसर तो डायरेक्ट बताने की जरूरत भी नहीं है, √2 क्यू डी, दिस इज योर आंसर, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। डायरेक्शन क्या है सर इसकी, आप देख ही सकते हो, कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी है और ये कौन सी है ना, एक्स और वाई एक्सिस के बराबर भी में 45 डिग्री पे, ये आई कैप प्लस जे कैप के फॉर्म में, है ना, क्यू डी आई कैप प्लस क्यू डी जे कैप, और एक लाइन में बताना है तो टेढ़ा √2 क्यू डी ऐसे। तो दैट इज हाउ कॉम्बिनेशंस में जेईई मेंस में 2019 में इसमें क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो है डायपोल आप जबरदस्ती बनाओ और उसको स्प्लिट करके थोड़ा सा क्या करो, वेक्टर फॉर्म में आंसर देने का प्रयास करो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह इन्वॉल्व होगा। सी दिस इज अ क्वार्टर रिंग, है ना, क्वार्टर समझते हैं ना आप लोग, वो वाली क्वार्टर नहीं है यहाँ पे, क्वार्टर मतलब 1/4 बेटा, 1/4 रिंग, 1/4 रिंग है, डिस्क नहीं है, रिंग है। इस रिंग पे जो है पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज को स्प्रेड करके मैंने रखा हुआ है। चार्ज कितना है सर, कैपिटल क्यू है, रेडियस कितनी है, आर है, और सेंटर पे इस चार्ज को बहलाने के लिए पॉजिटिव चार्ज बैठा है तो उसको निगेटिव चार्ज सामने चाहिए, है कि नहीं, निगेटिव चार्ज रखा है मैंने वो भी जो है -q चार्ज है कि नहीं। तो इस सिस्टम का हमें इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट निकालना है। अब इसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि डायपोल तो डिफाइन ही होता है पॉइंट चार्जेस के लिए, इधर तो मुझे दिखता है सर पॉइंट चार्ज, रिंग पे कहाँ पॉइंट चार्ज, रिंग तो पूरा क्या है, फैला हुआ है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इस पे कैसे आप लेंगे सर पॉइंट चार्ज। तो अरे मैंने बोला ना आपको, अगर नहीं मिलता है तो जबरदस्ती बनाने का, तो जबरदस्ती पॉइंट चार्ज बनाता हूं मैं, कैसे बना सकता हूं मैं, रिंग को तोड़ो, एनालाइज द रिंग बाय कंसिडरिंग स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ द रिंग। इसका तरीका जनरल फिजिक्स में हम जो करते हैं उसी तरह से मैं यहां पे कर रहा हूं। कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट आप क्या करो, कंसिडर करो रिंग का। कौन सा एलिमेंट सर, कहां दिख रहा है आपको, तो सी दिस ग्रे पोर्शन, ये छोटा सा जो एलिमेंट है रिंग का, इसकी जो है इस पे जो चार्ज होगा वो भी चार्ज कैसा होगा, छोटा सा चार्ज होगा, है ना। तो ये क्या किया मैंने, थीटा एंगल पे जाके, थीटा मत बोलो अल्फा बोल दो, थीटा और क्यू सेम सेम दिखते हैं, तो अल्फा एंगल पे जाके एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया जिसका एंगुलर विड्थ डी अल्फा है। जैसे एक्स डिस्टेंस पे जाके छोटा सा पोर्शन डी एक्स हम कंसिडर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह अल्फा एंगुलर पोजिशन पे जाके डी अल्फा विड्थ का एक छोटा एंगुलर पोर्शन मैंने कंसिडर किया, करस्पॉन्डिंग उसकी जो लेंथ है यहाँ पे, है ना, रिंग की जो लेंथ है वो कितनी होगी कौन बताएगा, है ना। तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा, S इज इक्वल टू आर थीटा, S इज योर आर्क लेंथ, है ना। उस फॉर्मूला से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये जो छोटी सी लेंथ है ना, दिस लेंथ DL विल बी इक्वल टू, व्हाइट वाली जो लेंथ है DL, आर थीटा वाले फॉर्मूला से R, और एंगल यहाँ पे मुझे दिख रहा है D अल्फा, है ना, ये छोटी सी इसकी लेंथ हो जाएगी। ओके, अब क्या करें सर, इसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज होगा क्योंकि पूरे रिंग के ऊपर चार्ज कितना है, कैपिटल Q टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज नहीं चाहिए हमें, ये छोटी सी लेंथ DL जो है इसके ऊपर कितना चार्ज है ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसके ऊपर छोटा सा चार्ज होगा DQ, पूरा चार्ज तो नहीं होगा, कितना होगा सर ये DQ चार्ज, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालते, मल्टीप्लाइड बाय अपनी लेंथ कर देते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, टोटल चार्ज Q है, टोटल लेंथ इस क्वार्टर रिंग की कितनी है, तो टोटल लेंथ बेटा πr/2 है। कहाँ से आया है πr/2, कंप्लीट सर्कल का लेंथ कितना होता है 2πr, उसका 1/4 कर दो, तो πr/2 जो है आपका क्या आ गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास कितनी लेंथ अवेलेबल है, DL अवेलेबल है। इसको सॉल्व करो, DL की वैल्यू डालो, आपको यहाँ पे दिखेगा 2q/π इंटू डी अल्फा, है ना, 2q/π इंटू डी अल्फा, दिस इज योर चार्ज DQ। सॉल्व करने के बाद 2q/π इंटू डी अल्फा, तो दिस इज योर चार्ज DQ। ये DQ क्या है बेटा, क्या है जल्दी बोलो, DQ क्या है, जो छोटा सा पोर्शन मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे,
है ना, एलिमेंट जो हाईलाइट किया है उसके ऊपर कितना चार्ज, तो इतना चार्ज ले ले भाई 2q बाय पाई इंटू डी अल्फा। अब इसका क्या करूं सर मैं, अरे डी क्यू बड़े काम का है, रिंग के ऊपर जो है पूरा चार्ज फैल के बैठा हुआ है, बट डी क्यू तो पॉइंट चार्ज है कि नहीं, और सिंस डी क्यू इज अ पॉइंट चार्ज उसका डायपोल हम बना सकते हैं जबरदस्ती। जैसे कि यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है माइनस क्यू, इस माइनस क्यू के भी छोटे 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 टुकड़े कर दो, इस माइनस क्यू में छोटा माइनस डी क्यू छुपा होगा, छोटा सा चार्ज माइनस डी क्यू छुपा होगा, तो ये माइनस डी क्यू और हमने जो अभी देखा है ये प्लस डी क्यू, इनका एक डायपोल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी सोचो, उसकी डायरेक्शन होगी बेटा, इसको मैं साइड कर देता हूं थोड़ा सा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी निगेटिव चार्ज से लेके तुम्हारी क्या बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये आपका छोटा सा डायपोल मोमेंट वेक्टर डीपी हो जाएगा। चलिए कहां से कहां बनाया आपने डीपी, तो मैंने अभी बताया आपको ये माइनस डी क्यू जो माइनस क्यू के अंदर छुपा हुआ है माइनस डी क्यू, और ये नया वाला अपना प्लस डी क्यू, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ छोटा डायपोल मोमेंट जो है मैंने कंसिडर किया है डीपी। डीपी की डायरेक्शन तो आपको दिख ही रही है ना, डीपी इज एट एंगल ऑफ, ये एंगल अगर अल्फा है यहाँ पर आपका ये एंगल भी क्या होने वाला है अल्फा होने वाला है, तो डीपी एक टेढ़ा वेक्टर है। वी विल इंटीग्रेट करते समय आप उसके कंपोनेंट करके इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी के लिए डीपी की वैल्यू हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, आ जाओ आइए, ये देखो डीपी की जो वैल्यू है बेटा, इधर देखो डीपी की जो वैल्यू कैसे निकालते हैं यार, डीपी की वैल्यू वन ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, यहाँ पे जो डायपोल है उसके ऊपर चार्ज कितना है डी क्यू है ना, छोटा सा डायपोल दिख रहे हैं हम लोग, इसका चार्ज आपका क्या है डी क्यू है, इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, अरे कोई भी डायपोल ले ले यार, यहाँ सेंटर से लेके रिंग तक डिस्टेंस कितना है, तो रेडियस है आर है कि नहीं, डी क्यू इंटू आर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉल डायपोल मोमेंट। डी क्यू की वैल्यू कहाँ गई, ये रही, इसको भर दो यहाँ से, इस वैल्यू को अगर मैं भरूंगा 2q बाय पाई इंटू डी अल्फा इंटू ये आर, यहाँ पे इस तरह का एक्सप्रेशन मेरे पास एक आ रहा है डीपी का। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ डीपी, छोटा डायपोल मोमेंट की वैल्यू। अब मैं क्या करूं सर, ये तो छोटा डायपोल मोमेंट है, ऐसे कितने सारे डायपोल मोमेंट है, एलिमेंट पहले यहाँ था यहाँ था यहाँ था, हर जगह पे एक एक एलिमेंट होगा है ना, और सारों का डायपोल मोमेंट हम ऐड करेंगे, बट दे वेक्टर्स, दे आर वेक्टर्स ना, तो वेक्टर्स को क्या है कंपोनेंट करके ऐड करना चाहिए। ओके, तो पहले तो क्या करता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द डायपोल मोमेंट निकालने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, पी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पे डीपी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा डीपी कॉस अल्फा, तो उसको इंटीग्रेट करता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी कॉस अल्फा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल हॉरिजॉन्टल डायपोल मोमेंट मतलब पी एच, पी स्टैंड्स फॉर डायपोल मोमेंट, मेरे को मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन डीपी कॉस अल्फा, डीपी कॉस अल्फा, डीपी की वैल्यू यहाँ पे है यार, वो सब भरेंगे, सब कांस्टेंट कचरा बाहर निकालो, 2qr बाय पाई, और इंटीग्रेशन के अंदर ये कॉस अल्फा और यहाँ का डी अल्फा बच जाएगा, कॉस अल्फा डी अल्फा। ये तो चलो ठीक बात है, लिमिट्स बताइए, लिमिट्स मतलब क्या, कहाँ से कहाँ तक इस एलिमेंट को हमें कंसिडर करना है ताकि जो है पूरा तुम्हारा रिंग क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो पहला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे बनना चाहिए, जब एलिमेंट यहाँ होगा तो अल्फा की वैल्यू 0 होगी, और कवर करते करते जब एलिमेंट यहाँ पहुंच जाएगा तो अल्फा तुम्हारा 90 हो जाएगा। तो मेरे लिमिट्स क्या हो गए 0 से π/2, मतलब 0 से लेके π/2 तक। और कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन आप सब लोग जानते हो, क्या कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस साइन अल्फा होता है नहीं होता बेटा, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन प्लस साइन अल्फा होता है। तो वो सब करने के बाद आप देखो ये सिंपली 1 आ जाता है, आप वैल्यू डाल के देख लेना, इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 2qr बाय पाई, 2qr बाय पाई, दिस इज योर वैल्यू ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल डायपोल मोमेंट। और वर्टिकल में क्या करना है आपको, है ना, वर्टिकल में पीवी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीवी निकालने के लिए आपको वर्टिकल कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब डीपी साइन अल्फा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन द सेम लिमिट्स, लिमिट सेम रहेंगे। आप सॉल्व कर लेना, फिर से इंटीग्रेशन साइन अल्फा डी अल्फा आता है, उसकी वैल्यू भी 1 ही आती है। तो अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी 2qr बाय पाई अगेन। तो साला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 2qr बाय पाई आ चुका है, और वर्टिकल कंपोनेंट भी 2qr बाय पाई आ चुका है। दो इक्वल वेक्टर जब क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में होते हैं तो रिजल्टेंट बराबर बीच में आता है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो इसीलिए जो है, बिल्कुल इसीलिए आपका जो नेट डायपोल मोमेंट है ना, इधर तुम्हारा आ रहा है PH हॉरिजॉन्टल वाला, इधर आ रहा है PV, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में आएगा P नेट, और उसकी वैल्यू क्या होगी √2 टाइम्स ईच वन ऑफ देम होगी। इसलिए मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ √2 टाइम्स ये वाली वैल्यू जो दोनों में सेम आ रही है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, 2qr बाय पाई, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप नोट करें बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल हो रहा है।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक नोट यहाँ पे याद रखें, जब भी टेढ़े वेक्टर्स आते हैं एलिमेंट लेने के बाद, उनको हमेशा कंपोनेंट करने के बाद ही इंटीग्रेट आपको करना चाहिए। दिस इज योर आंसर। थैंक यू। चलो बच्चों आ जाओ। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। मतलब अभी तक जो हम डायपोल पढ़ रहे थे उसकी वजह से जो है, डायपोल मतलब है क्या, जितना हमने देखा चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो अपने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे वहाँ पे, है कि नहीं। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनती है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो उसके कुछ फॉर्मुलेज हैं, डेरिवेशन पार्ट हम यहाँ पे नहीं ले रहे, जल्दी से खत्म करना है। डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ। पहले सिचुएशन को देखो आप ध्यान से। यहाँ पे एक डायपोल रखा है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, है ना। डायपोल मोमेंट अब इसका निकालना जानते ही होंगे। डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू वन ऑफ द चार्ज इंटू डिस्टेंस L, है ना। और डायरेक्शन में बता ही चुका हूँ, डायरेक्शन इज फ्रॉम, बोलो कहाँ से कहाँ, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, मतलब लेफ्ट में यहाँ पे डायरेक्शन होगी, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, लेफ्ट में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो डायपोल रखा है ना, डायपोल का डिस्टेंस जो है L है, सेपरेशन डिस्टेंस। डायपोल के सेंटर से R दूरी पे A पॉइंट है यहाँ पे, है ना। वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस A पॉइंट। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और एक ऐसा पॉइंट है बाय द वे, एक्सियल पॉइंट, मतलब डायपोल की एक्सिस पे है। यू अंडरस्टैंड डायपोल की एक्सिस। डायपोल की एक्सिस क्या होती है, ऐसी लाइन जो डायपोल के थ्रू पास करे उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। देयर इज अनदर लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होती है एक्सिस को, उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी क्या है, P इज इक्वल टू Q इंटू L डायपोल मोमेंट है। इसकी वजह से A पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डायरेक्ट बच्चा फॉर्मूला याद करो, 2kp बाय r क्यूब, है ना, या 2, हाँ चलेगा, k को c बोलो कुछ भी बोलो। अभी k क्या है सर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने सुना ही होगा व्हाट इज k। तो k का मतलब होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इन कूलम्बियन कांस्टेंट, कूलम के इसमें जो है कांस्टेंट का ये कार्य करता है। k का एक और मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो वाला k नहीं है, ये जनरल एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, 9 इंटू 10 की पावर 9 के आसपास इसकी वैल्यू होती है। ये वाला k यहाँ पे यूज होने वाला है, याद रखें। तो इस डायपोल के सेंटर से r दूरी पे जो A पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो मैं अभी बता चुका हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A इज 2kp अपॉन r क्यूब, स्क्वायर नहीं, r का क्यूब है यहाँ पे। r कहाँ से डिस्टेंस है, डायपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, 2kp बाय r क्यूब। p क्या है, डायपोल मोमेंट जो यहाँ पे लिखा है हमने, डायपोल की स्ट्रेंथ। और एक बात, k तो बता ही चुका आपको, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। डायरेक्शन बताइए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है मान लिया, p भी तो वेक्टर है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन p की दिशा में है, तो आंसर है, क्या लगता है आपको, नहीं नहीं नहीं। आप देख सकते हो ये निगेटिव चार्ज इस A पॉइंट के पास में है, पॉजिटिव चार्ज दूर है, तो निगेटिव चार्ज डोमिनेट करेगा। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो है उल्टी होने वाली है, मतलब उल्टी नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में होने वाली है। लेफ्ट साइड में तो p वेक्टर भी है हमारा, है ना। दैट इज वाई E और P की दिशा, सॉरी E और P की दिशा क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। कैसे सेम हो रही है की दिशा, अगर आप देखो P वेक्टर जो डायपोल मोमेंट दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब लेफ्ट साइड में डावी कड़े। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है डावी कड़े, है ना। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू तो हम लिख ही चुके हैं 2kp बाय r क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डायपोल मोमेंट वेक्टर फॉर एनी एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट कहीं भी ले लो, इस साइड में ले लो एक्सियल पॉइंट या इस साइड में ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर ये भी बोलूं कि मेरा A पॉइंट जो है राइट साइड में ना होके लेफ्ट साइड में इधर कहीं है ना, ये भी है एक्सिस पे ही, दिस इज एक्सिस, एक्सिस पे A पॉइंट है, तो इस जगह पर भी डायपोल मोमेंट की दिशा में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। डायपोल मोमेंट लेफ्ट साइड में है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या होगी, लेफ्ट साइड में ही होने वाली है डायरेक्शन। और वैल्यू तो मैं बता चुका हूँ 2kp बाय r क्यूब। तो याद करें एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा डायपोल मोमेंट के अलॉन्ग होती है। लेट्स मूव टू द इक्वेटोरियल पॉइंट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब निकाली हमें इक्वेटोरियल पॉइंट के हिसाब से। तो ये डायपोल मोमेंट है, यहाँ पे रखा हुआ है। डायपोल मोमेंट का जो सेंटर है वहां से r दूरी पे A पॉइंट है, लेकिन ये कैसी दूरी है रे बेटा, मतलब कौन सा पॉइंट है, ये इक्वेटर पे आ चुके हम लोग, है ना। ये रही तुम्हारी एक्सिस, ये पूरी तुम्हारी एक्सिस है, ओके। इस एक्सिस को परपेंडिकुलर ये लाइन है, जिसको ग्रीन वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। इक्वेटर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्सिस का क्या फॉर्मूला था, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, 2kp बाय r क्यूब। यहाँ पे सिर्फ kp बाय r क्यूब है, आधा है उसका, है ना, kp बाय r क्यूब। सो आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A is simply kp by
आर क्यूब। सर दिशा भी बता दो सर, क्या डायपोल मोमेंट की दिशा में ही है? जैसे यहाँ पे डायपोल मोमेंट मैंने राइट में दिखाया है ना, यहाँ पे डायपोल मोमेंट राइट में है, मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ पे बैठा होगा आपका और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बैठा होगा, ऐसा कुछ सीन होगा। डायरेक्ट वेक्टर बना दिया मैंने डायपोल मोमेंट का। तो डायपोल मोमेंट की दिशा में नहीं होता, ये डायपोल मोमेंट के विरुद्ध होता है। फॉर द इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट, है ना। डायपोल मोमेंट अगर राइट साइड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहाँ आने वाली है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला में एक माइनस लग जाता है। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, kp/r³ लगाना है, बट डायपोल मोमेंट की विरुद्ध दिशा में उसका क्या बोलते हैं, डायरेक्शन आने वाला है। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। तो यहाँ पे जो है अब ऐसे पॉइंट की हम बात करेंगे जो ना एक्सिस पे है ना इक्वेटर पे है, बीच में कहीं है, जनरल पॉइंट जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये डायपोल मैंने बनाया है, यहाँ पे डायपोल है। डायपोल की एक्सिस तो ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, डायपोल का इक्वेटर ये रहा। तो हमारा पॉइंट ए इस बार ना इक्वेटर पे है ना एक्सिस पे है, इट्स अ जनरल पॉइंट, हवा में कहीं ऊपर है ना। कितनी दूरी पे है? तो सेंटर से आर दूरी पे ये ए पॉइंट जो है मेरा यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है बेटा? क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पे इनेट का फॉर्मूला लिख चुका हूँ मैं, kp/r³ वगैरह वगैरह ये सब। अब देख लो कैसे आया, थोड़ा सा इसका डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका डेरिवेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, स्पेशली जेई में। कैसे हम कर रहे हैं उसको आप सीखो, ताकि आप अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन भी हैंडल कर सके। तो कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखो। तो ये जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके मैं दो कंपोनेंट लगा देता हूँ। कैसे कंपोनेंट लगाऊंगा? एक कंपोनेंट लगाऊंगा ए के अलोंग। ये कंपोनेंट कितना होगा? अगर ये डायपोल मोमेंट वेक्टर P है तो अलोंग द ए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये हो जाएगा बेटा P cos थीटा। एंड परपेंडिकुलर टू दिस आई विल मेक अनदर कंपोनेंट एंड दिस विल बी ऑब्वियसली P sin थीटा। परपेंडिकुलर बोला है मैं, एक P cos थीटा हो जाएगा, एक P sin थीटा। तो दिए हुए डायपोल के आपने दो कंपोनेंट कर दिए, एक अलोंग द ए और एक परपेंडिकुलर टू द दिस पोजीशन वेक्टर R। ठीक है, एक की तरफ जाता हुआ और उस लाइन के परपेंडिकुलर दूसरा, इस तरह के दो कंपोनेंट आपको करने हैं। अब ध्यान सुनो, P वेक्टर तो गया, अपने दो बच्चे छोड़ के जाएगा, दो बच्चे छोड़ के गया, P cos थीटा और P sin थीटा। तो बेटा P cos थीटा इस वेक्टर के लिए, ऊपर वाले वेक्टर के लिए एक ऐसा पॉइंट है, बोलो एक्सियल पॉइंट है कि इक्वेटोरियल पॉइंट है? तो बिल्कुल आप देख सकते हो, फॉर P cos थीटा ए जो है एक्सियल पॉइंट हो चुका है। और एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला तो याद आता है यार तुम्हें, अभी तो पढ़ा है हमने, क्या था? 2kp बाय, बोलो 2kp/r³। तो उस तरह से जो है ये P cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट मेरा मुझे मिल जाएगा अलोंग द एक्सिस आल्सो, दैट इज 2kp cos थीटा बाय r³। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है? 2kp/r³ बोलता है, लेकिन यहाँ पे कौन बना रहा है? P cos थीटा बना रहा है ना, तो P की जगह मैंने P cos थीटा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई? P cos थीटा कंपोनेंट ने ए पॉइंट को बोला कि तू तो मेरा एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला लिख दिया। इन द सेम वे ये जो P sin थीटा डायपोल मोमेंट है, P sin थीटा जो डायपोल मोमेंट है, उसके लिए तो ये लाइन इक्वेटर बन गई। ध्यान से देखो, उसका एक्सिस ऐसा है P sin थीटा का, तो ये लाइन क्या बन जाएगी? इक्वेटर बन जाएगी। तो P sin थीटा के लिए ए पॉइंट कैसा है बेटा? इक्वेटोरियल पॉइंट है। और वहां पे क्या करना है? कौन सा फॉर्मूला लगाना है बताओ? kp/r³। और डायरेक्शन तुम जानते हो, रिवर्स कर देनी है। तो अगर P sin थीटा नीचे की तरफ है तो तुम्हारा उसका जो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा, इसके एंटी पैरेलल बनेगा। दैट इज वाई यहाँ पे मैं ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड खोल दूंगा ऐसे, एंटी पैरेलल है ना। ऑब्वियसली ये जो इसको क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि रेड वाली लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो इसका एंटी पैरेलल मारेंगे तो भी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रही है, एक तो ये है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे ये है, थोड़ी छोटी बना देता हूँ, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। E1 की वैल्यू तो हम देख ही सकते हैं 2kp cos थीटा बाय r³। E2 की वैल्यू बता दो, E2 कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? P sin थीटा। और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है? इक्वेटर वाला फॉर्मूला। तो ये क्या, E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? kp sin थीटा बाय r³। इसमें 2 नहीं होता, याद है। और डायरेक्शन तो मैंने रिवर्स कर ही दी है आपके लिए। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन चुकी है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में आएगी? इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा हमें, कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर कहीं आ रही है। अब मैंने वर्टिकल बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि वर्टिकल, सिंबॉलिक डायग्राम है, बीच में कहीं आएगी बेसिकली, है ना। उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे एक्जैक्टली कहाँ पर आएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई नेट, ये किसका वेक्टर सम है बेटा? E1 और E2 का। और E1 और E2 एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है? √a² + b² वाले फॉर्मूले से। तो इसलिए जो है ई नेट को अगर मैं सॉल्व करने के लिए लूँ
तो ई नेट वुड बी मैग्नीट्यूड में अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा E2 स्क्वायर। तो आप देखो E1 की वैल्यू उठाओ, E2 की वैल्यू उठाओ, स्क्वायर करके डाल दो, सब सॉल्व करो, आपको जो है डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाएगा। ई नेट इज इक्वल टू KP/R³ अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। बड़े काम का फॉर्मूला है, ई नेट की वैल्यू याद रखें KP/R³ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला में क्या क्या है, चलो आ जाओ देखो। K तो पता है तुम्हें 9 × 10⁹ P डायपोल मोमेंट है, किसका, ओरिजिनल डायपोल का। R³ R मतलब डिस्टेंस है सेंटर से डायपोल के उस पॉइंट का जहां पे हमें क्या करना है, जाना है। और अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है बेटा, थीटा इज योर एंगल बिटवीन डायपोल की डायरेक्शन एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। डायग्राम में जैसे आप देख सकते हो थीटा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। एक और चीज यहाँ पे लिखी है, tan अल्फा कुछ लिखा है। तो ई नेट क्या है बेटा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। ई नेट क्या है आपका, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड तो मैंने लिखवा दिया आपको, KP/R³ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। डायरेक्शन के बारे में बताइए। तो डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे आप डायग्राम में देखो, इस एंगल को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ। तो आप tan अल्फा क्या लिखोगे, देखो जरा, tan अल्फा इज अपोजिट साइड, मतलब ये वेक्टर, ये तो E2 है और एडजेसेंट साइड E1। तो E2/A1 का रेशियो लोगे, आपको मिल जाएगा tan θ/2। दैट इज हाउ tan अल्फा भी यहाँ पर आपका आ जाता है। तो दैट इज हाउ हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी मिल गया इस फॉर्मूला से, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पोजीशन वेक्टर R के साथ, है ना, मतलब E1 वेक्टर के साथ अलोंग द R ही E1 का एग्जिस्टेंस है। तो E1 के साथ कितना एंगल बना है, अल्फा एंगल बना है। tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2। हम जो है दिए हुए एंगल थीटा से अल्फा भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूले आपको जरूर याद करने हैं, दैट इज ओके। बट जब जेईई एडवांस में, जेईई मेंस में अच्छा क्वेश्चन आएगा, यू नीड टू डिराइव कंप्लीट ऑफ दिस, क्या बोलते हैं, प्रोसीजर, है ना। अदरवाइज आपको जो है वेक्टर में आई कैप जे कैप में आंसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रोसीजर पे आप ध्यान दें। इसके रिजल्ट तो याद रखने ही है, बट प्रोसीजर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, है ना। आप देखो इसको 2-3 बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, अच्छे से याद रखना है इसको। एडवांस में इस पे क्वेश्चन आएगा तो हमें प्रोसीजर वाइज ही करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे सीन है, ठीक है। अब आपके लिए मैं होमवर्क थोड़ा सा दे देता हूँ। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ए लिया है, अगर मैं पॉइंट बी यहाँ पे लेता हूँ, बी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते, एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को, है कि नहीं। बी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बनाते हैं आप सेंटर से बी तक, है ना। उसके बाद आप प्रोसीजर खुद ट्राई करो। एंगल थीटा किसको बोलना है, ये पूरा एंगल लोगे, नीचे वाला थीटा। तो यू अपना जो है क्या बोलते हैं, जो भी आपका मेथड है उससे आप ट्राई करने की कोशिश करो। इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, ओके। तो ये अपना प्रोसीजर है, इसमें कैसे निकालना है इसके लिए। तो ये हो गया आपका जनरल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल की वजह से। जितने भी हमने डेरिवेशन किए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, दैट इज दिस थिंग, कि L जो डिस्टेंस है, L मतलब डायपोल का जो डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच में, प्लस Q माइनस के बीच में जो L डिस्टेंस है, वो जो है बहुत छोटा होना चाहिए कंपेयर टू द पॉइंट्स वी आर डीलिंग, है ना। डायपोल से जो है R दूरी पे जो है क्या बोलते हैं A पॉइंट है, और ये R बहुत ही ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू द L, तभी जाके ये सब फॉर्मूले वैलिड है। और डायपोल जनरली बहुत शॉर्ट होते हैं, जनरली L जो है बहुत ही छोटा होता है, उसके कंपैरिजन में बाजू के दूर के पॉइंट बहुत दूर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस एजम्पशन इज बाय डिफॉल्ट ट्रू। बट अगर कभी ऐसा दिखे कि जो है क्या बोलते हैं डायपोल जैसा दिख रहा है लेकिन पॉइंट पास में ही दिया है, तो उसके लिए डायपोल के फॉर्मूले मत लगाना, उसके लिए नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले मत लगाना, ठीक है। जनरली लेकिन ऐसा ही होता है, L इज वेरी वेरी लेस देन R, है ना। शॉर्ट डायपोल से जनरली हम डील करते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, आ जाइए। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपको कि ये अगर डायपोल यहाँ पर इस तरह से रखा है, ओरिजिन पे 37 डिग्री एंगल पे टिल्ट करके रखा है, तो इस डायपोल की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। हाँ सर, क्या ये जनरल पॉइंट है? बिल्कुल बेटा, क्योंकि इस डायपोल की एक्सिस ऐसे है, इक्वेटर ऐसे है, तो उसके हिसाब से तो ये जनरल पॉइंट हो गया। तो फॉर्मूला याद करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन करवाया। तो जैसे मैंने डेरिवेशन किया था वैसे आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। आ जाओ करते हैं इसको सॉल्व। क्या करने को बोला था मैंने? ये जो है डायपोल मोमेंट, उसके दो टुकड़े करने के, है ना, एक पॉइंट की तरफ और एक पॉइंट के परपेंडिकुलर। तो पॉइंट की तरफ जो टुकड़ा जाएगा दैट विल बी P cos 37। cos 37 इज 4/5, तो 4P/5 यहाँ पर आपका ये डायपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट ऑब्वियसली वर्टिकल में जाएगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर, दैट विल बी 3P/5। इतना तो आना चाहिए आपको, sin 37 इज 3/5, ओके, 3P/5 हो जाएगा। अब क्या करना है, क्या करना है, ये P cos 37 मतलब 4P/5 के लिए ए पॉइंट कैसा है, एक्सियल पॉइंट है, तो वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा डायपोल मोमेंट की दिशा में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 वो कितनी होने वाली है, चुपचाप फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला है? 2KP/R³।
यहाँ पर डिस्टेंस r दिया है, सब कुछ दिया है, तो 2k और p मतलब कौन सा वाला p, 4p/5 वाला है ना, वो बना रहा है यहाँ पर एक्सियल पॉइंट मान के इसको, वो बना रहा है नीचे r3, ये आपका E1 हो गया। आप सोचो 3p/5 के बारे में, 3p/5 एक वर्टिकल डायपोल है, उसके लिए ए पॉइंट कैसा है, इक्वेटर वाला पॉइंट है, तो वो उसके क्या बोलते हैं, मतलब वर्टिकल के विरुद्ध नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पे, इसको हम बोल लेता हूँ E2। वैल्यू आप जानते हो फॉर्मूला, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, kp/r³ होता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा k और अपना डायपोल है 3p/5 और नीचे ये यहाँ पर r³। तो E1 E2 दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, दोनों को जो है आपको क्या करना है, वेक्टोरियल ऐड करना है, नेट E मिल जाएगा। इसी को मैं तो बोलता हूँ आई कैप लगा दो, जो भी आंसर आ रहा है इसको -j लगा दो, वेक्टर फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड इन द एग्जामिनेशंस लाइक JEE एडवांस, ठीक है, तभी जाके आपको आई कैप J कैप में अच्छे से आएगा। फॉर्मूला याद रखेंगे दैट इज ओके, बट स्टिल ये इसको स्किप नहीं करना है, इस प्रोसीजर को। ये क्वेश्चन था छोटा सा। हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाली डायपोल की वजह से, दैट इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का, डायपोल की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का। तो डायपोल यहाँ पे रखा हुआ है, डायपोल के सेंटर से r दूरी पे हमने क्या किया है, एक पॉइंट लिया है A। फिर से वहां पे वो अजम्पशन में बताना चाहूंगा आपको कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। इस डायपोल की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक l बहुत ही छोटी है, निग्लिजिबल लेंथ है, इट इज एज गुड एज अ पॉइंट, दो पॉइंट नहीं, एक सिंगल पॉइंट की तरह बिहेव करता है। तो ये यहाँ पर अजम्पशन ट्रू है। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है बेटा, kp/r²। kp क्या है, r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था याद करो, kp/r³। डिफरेंशिएट करने के बाद वो एक चला जाता है, इंटीग्रेट करने के बाद सॉरी, तो v इज kp/r²। फॉर्मूला याद रखो kp/r², ये v की वैल्यू है। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है जिसको हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, बहुत ही कम जगह पे, यूट्यूब पे भी आपको ये मिलेगा, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, कि जब हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट इस तरफ है, मतलब यहाँ पर जो निगेटिव वाला चार्ज है वो यहाँ पर होगा और पॉजिटिव वाला चार्ज यहाँ पर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव डायपोल मोमेंट होता है। तो मुझे बताइए ए पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, निगेटिव चार्ज क्या बनाएगा, निगेटिव पोटेंशियल बनाएगा। तो ए पॉइंट किसके पास में है इस समय, बोलो, पॉजिटिव चार्ज के पास में है ना। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल निगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल जरूर है kp/r², दैट इज ओके, बट वो कैसा पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल। यही पॉइंट अगर मैं यहां प्लॉट करता बी पॉइंट, तो बी पॉइंट के लिए क्या लिखते तुम, kp/x²। मान लो कि भाई ये डिस्टेंस जो है ये x है, सेंटर से बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, x है, तो हम फॉर्मूला लगा देते kp/x², दैट इज ओके। बट ये पॉइंट बेटा निगेटिव पॉइंट के निगेटिव चार्ज के पास में, इसलिए ये पोटेंशियल आपका निगेटिव पोटेंशियल होने वाला है। मान लो इसकी वैल्यू 22 आ रही है, तो -22 आपको लिखना पड़ेगा, है ना। बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस पॉइंट, ये जनरली आपको किताबों में नहीं मिलेगा, अच्छी किताब उठाओगे तो मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। वरना हम लोग क्या करते हैं, kp/r² सबको याद होता है, इधर भी kp/r², इधर भी kp/r², नहीं, इधर वाला प्लस kp/r² है, इधर वाला माइनस। तो जिस भी चार्ज के पास आप हो वो चार्ज वहाँ पे डोमिनेट करने वाला है, ठीक है। बिल्कुल इस बात को याद रखना। सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने पोटेंशियल निकाला है एक्सियल पॉइंट पे, अब पोटेंशियल निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अरे इक्वेटोरियल पॉइंट का तो स्लाइड ही नहीं रखा मैंने, क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो आता ही नहीं है, जीरो आता है। देखो कैसे, इसको अगर मैं हटा दूं, एक्सियल की जगह यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट पे करते हैं। देखो आप, ये डायपोल मोमेंट है P, डायपोल रखा है और मैंने इक्वेटोरियल पॉइंट ले लिया A नाम का, यहाँ पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा। कैसे ऐसे हो गया, क्योंकि क्या बोलते हैं, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज से जितना ए का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज का भी ए से है। ए पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंट है, जितना पोटेंशियल निगेटिव चार्ज बनाएगा, मान लो इसने बनाया -22, ये बना देगा +22, तो यहाँ पोटेंशियल कितना आ जाएगा, अल्टीमेटली पोटेंशियल ऑफ ए विल बी 0। तो डायपोल की वजह से इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो डायपोल इक्वेटर पे पोटेंशियल बनाता ही नहीं है ना। और एक्सिस पे कितना बनाता है, kp/r², वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। दैट इज सिंपल थिंग। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा, ये डायपोल को ऑब्जर्व करें, एक डायपोल रखा हुआ है, डायपोल से कुछ दूरी पे है ना ए पॉइंट है और कुछ दूरी पे बी पॉइंट है और डिस्टेंसेस यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आपको मैं अगर बोलूं कि कोई पॉइंट चार्ज Q पहले जो है ए पे रखा हुआ था, उसको उठाओ, इस पॉइंट Q चार्ज को क्या करो, उठाओ, और उठा के इस पॉइंट चार्ज Q को क्या कर दो बेटा, शिफ्ट कर दो बी पॉइंट पे। क्यों किया ऐसे, वर्क डन निकालने के लिए।
तो हमें बस ऐसे ही करना है समझने के लिए। तो ये जो है क्या बोलते हैं, Q पॉइंट पहले यहां पर था, क्या हो गया इसको, Q पॉइंट जो है, सॉरी Q पॉइंट नहीं, Q चार्ज जो है A पॉइंट पे था, इसको उठा के मैंने शिफ्ट कर दिया B पॉइंट पे। तो इस कार्य में है ना, इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ये अपने आप तो होगा नहीं, एक जगह दूसरी जगह जाना, दैट इज अ एक्सटर्नल मीन्स के बिना ये होगा नहीं, उठा के यहाँ पे रखने में कुछ वर्क डन खर्च हुआ है ना, तो वही आपको निकालना है। फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन शिफ्टिंग दिस चार्ज फ्रॉम A टू B, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, है कि नहीं। तो क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ चीजें याद करो। क्या हम A और B पॉइंट्स के पोटेंशियल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हमने A और B पॉइंट्स के पोटेंशियल निकाल लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, कोई करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब ये Q चार्ज A पॉइंट पर रखा हुआ था तो उसके पास कुछ एनर्जी थी। कितनी एनर्जी थी आप सोच सकते हो? A पॉइंट पे जब रखा था Q चार्ज तो कितनी एनर्जी थी? कोई भी चार्ज Q अगर ऐसी जगह पे रखा है जिस जगह का पोटेंशियल V है तो उसके पास कितनी एनर्जी हो जाती है? QV, बिल्कुल सही है कि नहीं। तो इस तरह से जो है इनिशियली A पॉइंट पे था तो इनिशियल एनर्जी इस चार्ज के पास कितनी थी? चार्ज की वैल्यू Q है, पोटेंशियल A का अगर हमें पता चल गया तो इनिशियल एनर्जी पता चल जाएगी। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल गिव्स यू एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। तो एनर्जी निकालने के लिए Q तो है ही, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट A, अभी अभी फॉर्मूला पड़ा है पोटेंशियल निकालने का। बस मुझे इतना बता दो प्यारे बच्चों, ये पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? बोलो बोलो। बिल्कुल सही, पॉजिटिव पोटेंशियल आने वाला है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, हमारा A पॉजिटिव के पास है। तो क्या आंसर आएगा? K P बाय R स्क्वायर, R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये पोटेंशियल पॉजिटिव है ना, इसलिए एनर्जी भी क्या आएगी उसकी? पॉजिटिव आएगी। तो ये उसकी इनिशियल एनर्जी यहाँ पे मैंने लिख दी है। फाइनल एनर्जी फटाफट लिख लेता हूँ मैं। फाइनल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज व्हेन इट कम्स टू पॉइंट B, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट B, Q ला Q। B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? आइए बच्चों, B पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा KP बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बट क्योंकि ये जो है निगेटिव चार्ज के पास में, यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए पोटेंशियल हो जाएगा निगेटिव में आ जाएगा, एनर्जी भी क्या आ जाएगी? निगेटिव में। तो इनिशियल एनर्जी पता है, फाइनल एनर्जी पता है, चेंज इन एनर्जी ही तुम्हारा वर्क डन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल जो है अब ये बन चुका है। लेट्स फिनिश दिस। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखा तो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, दैट इज हाउ मच वर्क इज डन ऑन द चार्ज। तो फाइनल एनर्जी आप देख सकते हैं माइनस K Q P, इतनी एनर्जी फाइनल डिवाइड बाय 1 है, माइनस इनिशियल एनर्जी इज K Q P बाय 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस K 5 बाय 4 आ रहा है बेसिकली, माइनस K Q P और यहाँ पे आ जाएगा 5 बाय 4 माइनस 1 बाय 4। दिस इज हाउ मच वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। और इसका निगेटिव हटा दोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का निगेटिव कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये आपको बेसिकली थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, क्वेश्चन इज ओवर। तो सिंपल इज दैट, ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल बिल्कुल याद रखना, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? जनरल पॉइंट है ना, इक्वेटर पे देख लिया, इक्वेटर पे तो पोटेंशियल होता ही नहीं, जीरो होता है, एक्सिस का फॉर्मूला याद ही हो गया अभी। तो जनरल पॉइंट पे देख लेते हैं। तो ये देखो तुम्हारा पॉइंट P है कि नहीं? पॉइंट P है, उसके जो है सेंटर से, पॉइंट P नहीं सॉरी क्या बोल दिया मैंने, ये अपना डायपोल P है, डायपोल P है ना, डायपोल P के सेंटर से A पॉइंट है R दूरी पे। A पॉइंट कैसा है? ना ये इक्वेटर पे है ना ये एक्सिस पे, जनरल पॉइंट है, थीटा एंगल पे, यहाँ पे क्या है? जनरल पॉइंट है, वो थीटा एंगल है उसका। तो क्या बोलते हैं A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? तो इसको करने का सिंपल तरीका है, फिर से क्या करो, इसके 2 टुकड़े कर दो, इसके 2 टुकड़े डायपोल के, एक तुम्हारा हो जाएगा P cos थीटा और दूसरा इंटरेस्टिंग हो जाएगा P sin थीटा। तो अब ध्यान से देखो, P sin थीटा के लिए A पॉइंट कैसा है? इक्वेटर है, तो P sin थीटा A पॉइंट पे पोटेंशियल बनाएगा ही नहीं, उसका तो खेल ही खत्म हो गया। तो कौन बनाएगा सर? P cos थीटा बनाएगा। P cos थीटा के लिए तो एक्सियल पॉइंट है ना, तो सिंपल फार्मूला KP cos थीटा बाय R स्क्वायर, खत्म। उसने अपना क्या बोलते हैं एक्सियल पॉइंट का फार्मूला लगा के आंसर निकाल दिया। तो पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए इज KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। नाउ आप खुद सोचो, आपके लिए होमवर्क है, क्या ये पोटेंशियल पॉजिटिव है या बेटा निगेटिव है? सोचने वाली बात है, सोचो सोचो सोचो, कमेंट करो, बताओ मुझे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है पोटेंशियल वाला सेक्शन भी खत्म कर दिया है। नमस्कार बच्चों,
तो आइए आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक में डायपोल के। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल हम पढ़ेंगे अभी। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या है, प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इसीलिए प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो एक डायरेक्शन में होगा और माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो दूसरी डायरेक्शन में होगा। तो दो अपोजिट फोर्स होने के कारण घूमने वाला इफेक्ट एक आता है, दैट वी विल डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो टॉर्क ऑन डायपोल हम पढ़ने वाले हैं। तो कंसिडर कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल ने नहीं बनाई है, कोई बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हमने एक डायपोल को रख दिया, हमारे थीटा एंगल पे रख दिया, है ना। इस डायपोल के ऊपर जो है क्या कोई फोर्स लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे, बिकॉज डायपोल के अंदर होता क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है और एक क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज होता है कि नहीं। ये देख, यहाँ पर जो है माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू है, और एज डिस्कस्ड डायपोल की डायरेक्शन निगेटिव से क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, बिल्कुल है। ओके, आप समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज को रखा जाता है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू ई क्यू, आपको इतना तो पता होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज क्यू रखते हैं तो उसके ई क्यू नाम पर जो है फोर्स लगता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा, और अगर निगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में लगेगा। तो लेट्स फिगर आउट कि क्या बोलते हैं, कितना जो है फोर्सेस और कहां पर जो है फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। तो प्लस क्यू चार्ज है आपके पास, दिख रहा है आपको प्लस क्यू, उसके ऊपर तो जो फोर्स लगने वाला है वो तो सीधा सीधा किस दिशा में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा में। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है तो फोर्स भी आपका राइट साइड में लगेगा, तो ई क्यू नाम का फोर्स इस पे लग जाएगा, ई क्यू नाम का फोर्स इस पे लग जाएगा। और इस निगेटिव वाले पे पीछे की तरफ मतलब ई क्यू ही लगेगा, बस उल्टी दिशा में। इसीलिए जो है दो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, फोर्सेस लग चुके हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, डायपोल है ना। तो दैट इज वाई ई क्यू दो फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो गया है ना, नेट फोर्स सर जीरो है सर, बिल्कुल सही बेटा, नेट फोर्स जीरो है ना। तो घूम कैसे रहा है, तो नेट फोर्स जीरो होने के कारण नहीं घूम सकता, वो चल भी नहीं सकता। घूमने के लिए फोर्स जीरो की कंडीशन नहीं है, घूमने के लिए क्या चाहिए आपको, टॉर्क होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो है तो मान लिया उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, दैट इज ओके। बट टॉर्क बिल्कुल है यहाँ पर, टॉर्क जीरो नहीं है। अब बात आती है टॉर्क आपको आता है कि नहीं आता है। टॉर्क तो आपको पता होना चाहिए, टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स की वजह से घूमने वाला जो है इफेक्ट जो आता है उसको टॉर्क बोलते हैं। एक और बात रोटेशन की आपको थोड़ी सी यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहूंगा मैं, आपको ये बात नहीं पता है तो आप याद कर लें कि जब भी नेट फोर्स जीरो होता है बट टॉर्क जिंदा है, मतलब घुमाने वाला इफेक्ट तो है, तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, टॉर्क इज डिफाइंड अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट अपने अगर टॉर्क निकाला तो वो सेम ही आता है। ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला 15 आ गया, बी पॉइंट के अबाउट निकाला 15 आएगा, सी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, अगर नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो, सॉरी जीरो नहीं, सेम, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज सेम, जो भी आएगा वो सेम आएगा। दैट इज वाई यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो डायपोल का सेंटर है दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर मी, इस सेंटर को ओ बोल देता हूँ। इस सेंटर के अबाउट में टॉर्क निकालूंगा, इस सेंटर के अबाउट क्या करूंगा मैं, टॉर्क निकालूंगा। देखो फटाफट टॉर्क निकाल लेता हूँ। टॉर्क का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए अभी, है कि नहीं, बिल्कुल पता होना चाहिए टॉर्क का फॉर्मूला। ये डिस्टेंस अगर मैं 2l ले लूँ, डायपोल का जो सेपरेशन है प्लस क्यू और माइनस क्यू का, डायपोल की जो लेंथ है उसको मैं क्या बोलता हूँ, 2l बोल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि टॉर्क कितना आता है। तो मैं अगर इसको परपेंडिकुलरली तोड़ लूँ, मतलब ये डिस्टेंस के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे, वर्टिकल डिस्टेंस। ये अगर 2l है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा 2l cos थीटा और वर्टिकल हो जाएगा 2l sin थीटा, है ना। तो यहां पे मेरे पास ये वर्टिकल डिस्टेंस आ गया है 2l sin थीटा। ओके, छोटा सा डेरिवेशन मैं आपको करवा रहा हूं, जल्दी से देख लो इसको। 2l sin थीटा वर्टिकल डिस्टेंस है। तो टॉर्क जो है यहाँ पर, टॉर्क को लिखा जाएगा, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो उससे कपल बनता है, उससे टॉर्क निकलता है, दैट इज सम कपल की बातें हैं ये, तो हम लोग जो है देख लेते हैं, हम लोग तो सिंगल लोग हैं, कपल की बातों से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला आएगा वन ऑफ द फोर्स दैट इज ई क्यू इनटू, मैं सिंगल नहीं हूं वैसे, ई क्यू इनटू, तो क्या बोलते हैं आपका सेपरेशन डिस्टेंस दैट इज 2l sin थीटा, ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला होता है ऐसे, वन ऑफ द फोर्स इनटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो ये आपका जो है पता होना चाहिए आपको, नहीं भी पता है तो टॉर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, जो मैं अभी डिराइव करके आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस वैल्यू, q इंटू 2l, चार्ज इंटू सेपरेशन डिस्टेंस, ये तो डायपोल मोमेंट बन जाएगा। तो अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डायपोल मोमेंट इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला बेटा बन जाता है, टॉर्क इज p क्रॉस e, दैट इज हाउ टॉर्क इज डिफाइंड, टॉर्क इज p क्रॉस e, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है कि नहीं। तो टॉर्क इज p क्रॉस e। तो ये फॉर्मूला बस डायरेक्ट भी बता सकता था मैं आपको, छोटा सा डेरिवेशन ले लो, इतना ही याद रखना है, बाकी सब भूल जाओ, कपल ओपल की बातें, सिंगल वाली बातें, ये याद रखो।
टॉर्क इज P क्रॉस E। तो जब भी कोई जो है डायपोल, जस्ट अ मिनट, जब भी कोई डायपोल जो है आपका क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर लगता है टॉर्क। कितना टॉर्क लगता है बेटा? टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। P इज डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। उनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो डायरेक्शन भी आ जाएगी। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना? P से ही हाथ घुमाओ, अंगूठा स्ट्रेच करो, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है? टॉर्क इज P क्रॉस E। इस तरह से जो है टॉर्क यहाँ पे डिफाइन होता है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है, टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E। अब कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस करते हैं, अभी के लिए बस इतना याद रखो, टॉर्क इज P साइन थीटा अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो, या तो वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E। अब तुम सोचो अगर टॉर्क जो है क्या बोलते हैं, टॉर्क जो है अगर, चलो मैं साइड में लिख लेता हूं इसको, P क्रॉस E आ रहा है टॉर्क अगर, तो टॉर्क जीरो कब होगा? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, दिमाग दौड़ाओ। टॉर्क का फॉर्मूला है P साइन थीटा, है ना? टॉर्क जीरो कब होगा? सोचो जरा, जब बिल्कुल सर साइन थीटा जब जीरो होगा। साइन थीटा जीरो कब होता है? या तो एंगल जीरो होना चाहिए या तो 180 होना चाहिए। दैट इज व्हाई एंगल थीटा क्या है सर? व्हाट इज एंगल थीटा फ्रॉम द डायग्राम? एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये तुम्हारा थीटा है। तो अगर मैं चाहता हूं कि टॉर्क जीरो हो तो इसके दो मतलब निकलते हैं, या तो थीटा होना चाहिए 0 डिग्री, या तो तुम्हारा थीटा होना चाहिए 180 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या है सर? थीटा 0 डिग्री मतलब P एंड E वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। डायपोल मोमेंट पण उजवीकडे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उजवीकडे, एक ही दिशा में दोनों डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हो जाएंगे तब पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका मतलब P वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और एंटी पैरेलल होने का मतलब तो आप समझते हो, 180 डिग्री एंगल आ जाता है। P वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू E वेक्टर। तो अगर मान लो कि क्या बोलते हैं P और E वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए तो टॉर्क तुरंत क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, अगर मैंने डायपोल मोमेंट वेक्टर राइट साइड में मूव करके रख दिया तो भी टॉर्क जीरो, और लेफ्ट में रख दिया तो भी टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना? तो ये स्पेशल केस आपको याद रखना है। अब तुम सोचो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब और कितना होता है? 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। और कितना होता है मैक्सिमम वैल्यू? 1 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क यू शुड अंडरस्टैंड इज P इंटू E। साइन थीटा ने अपनी वैल्यू 1 यहाँ पे कर दी है। और ये कब होता है? दिस हैपन्स व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है सर थीटा इज 90 डिग्री का? ऑफ कोर्स P और E क्या है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्टिकल डायपोल या वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल डायपोल रख देंगे तो मैक्सिमम टॉर्क उस पर लगने वाला है। तो ये बातें यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए। तो रिमेंबर, मोटी मोटी इतना रिमेंबर करो, तो टॉर्क इज P क्रॉस E। इससे आपको बाकी सारी चीजें डिराइव करने में हेल्प हो जाएगी। तो दिस वाज अबाउट द टॉर्क, ठीक है? एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर नेट फोर्स जीरो होता है जैसे कि इस केस में है, एनी डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो, है कि नहीं? कोई भी डायपोल होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो EQ और माइनस EQ दो फोर्स लगेंगे और नेट उसका क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल विच इज प्लेस्ड इन व्हाट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, दैट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है? फोर्स जीरो है, टॉर्क नहीं है, टॉर्क तो P क्रॉस E है। तो ये टॉर्क वाला सेक्शन से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अभी। नाउ वी विल डिस्कस अ क्वेश्चन जिसमें हमें टॉर्क का एप्लीकेशन थोड़ा सा करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायपोल रखा हुआ है ना? यहाँ प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे क्या है? माइनस Q चार्ज है। तो डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होगा? ऊपर से नीचे के नीचे से ऊपर। इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से डायपोल मोमेंट जो है नीचे से ऊपर होने वाला है आपका, ठीक है? इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इसको निगेटिव कर लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा, और इसको पॉजिटिव कर लेता हूँ। डायपोल मोमेंट आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे। तो निगेटिव चार्ज नीचे है और पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, तो इस बार डायपोल मोमेंट नीचे से ऊपर की तरफ होने वाला है। ओके, अगर डायपोल मोमेंट नीचे से ऊपर की तरफ होने वाला है तो व्हाट इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर? ये आपका व्हाइट वाला जो दिखा है यहाँ पे, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे मान लो, E0 बोल दो इसको। तो इनके बीच का एंगल 37 दिख रहा है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है और डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है, 37 डिग्री उनके बीच का एंगल है। तो इसलिए टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा इस पे। टॉर्क लगेगा तो अल्फा आएगा। जैसे फोर्स लगने से एक्सेलरेशन आता है वैसे टॉर्क लगने से एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। तो वही अल्फा हमें इस वक्त कितना होगा वो निकालना है कि नहीं? अब तुम बोलो कैसे निकाले कैसे निकाले कैसे निकाले? पहले तो बेटा चुपचाप टॉर्क का फॉर्मूला लिख दे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है सर? अभी सिखाए, PE साइन थीटा। P की वैल्यू भर दे बेटा। P की वैल्यू कितनी है? Q इंटू 2L, दैट इज योर डायपोल मोमेंट। ओके, डिस्टेंस 2L दिया ही हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा? E0 है। और साइन थीटा, साइन 37 इज तुम्हारा 3/5। दिस इज हाउ, यहाँ पर 3/5 में लिख देता हूँ। ये आपका आ चुका है टॉर्क। सिंपल सा फॉर्मूला हमने टॉर्क का यूज किया है। टॉर्क का एक और फॉर्मूला है रोटेशन से। टॉर्क इज आल्सो डिफाइंड एज
टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई इज व्हाट, एंगुलर मास, एंगुलर मास से कुछ नहीं होता टॉर्क। आई क्या है बेटा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और अल्फा तुम्हें निकालना है कि नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस सेंटर के अबाउट जो है हमने टॉर्क निकाला है। सर आपको कैसे पता सेंटर के अबाउट ही टॉर्क निकाला है ना बेटा। नेट फोर्स जब जीरो होता है तो एक्सिस कहाँ पे होती है, जब नेट फोर्स जीरो होता है, बॉडी इज फ्री टू रोटेट, देन ऑटोमेटिकली जो है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ही रोटेशन होता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने सेंटर के अबाउट टॉर्क निकाला है। एक और बात मैं आपको बोल चुका हूं, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है ना। तो बेटर है सिंपल करने के लिए सेंटर के अबाउट टॉर्क निकाल दो। तो टॉर्क जो है अगर सेंटर के अबाउट निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके अबाउट निकालना पड़ेगा, सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट ही निकालना पड़ेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालोगे, यहाँ पे दो पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, मास, ये एम, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके मास भी तो होंगे, एम मास दिए हैं क्वेश्चन में। तो एक का हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml², दूसरे का भी ml², नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2ml²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आता है ना m × r²। तो उस तरह से जो है टॉर्क की वैल्यू भर देता हूं मैं यहाँ पे 6qL E0/5। ये कहां से आया, ये देखो, इसको सॉल्व किया। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2ml², एक चार्ज का ml², दूसरे का भी ml², नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2ml² इनटू दिस अल्फा। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। तो रोटेशन का सवाल जो है मिक्स कर दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ, और इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसमें जो है रिसर्च करते हैं। अब आप देखो पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फायदा होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग वर्क डन क्वेश्चंस, है ना। इंटीग्रेशन की जो है जरूरत से इंटीग्रेशन की जो डिपेंडेंसी है हमारी, उसको हटाने के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट से ली जाती है, और रेफरेंस हम खुद चूज करते हैं। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलना है, दैट इज अप टू यू। कोई बोलेगा जमीन को जीरो बोलेगा, कोई आकाश को जीरो बोलेगा। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब सा है इस केस में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा अजीब सा क्यों है, कि फॉर्मूला में ही माइनस है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ, आखिर में इसकी यूटिलिटी आपको समझ में आएगी। अभी ध्यान से देखो कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और क्या बोलते हैं, एक डाइपोल मोमेंट, आपने डाइपोल रखा है आपने, जिसका डाइपोल मोमेंट P है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है ना। इस समय इस पे टॉर्क लग रहा होगा। हम इस बार टॉर्क की चर्चा नहीं कर रहे, पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा कर रहे हैं। तो इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, या किसी भी समय पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो सिंपल सा फॉर्मूला बेटा याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू -P.E। सिंस इट इज डॉट प्रोडक्ट, डॉट बोला है ना, P.E, डॉट प्रोडक्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए cos थीटा आने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी का अल्टीमेट फॉर्मूला क्या हो गया, U इज इक्वल टू -Pe cos थीटा। P स्टैंड्स फॉर डाइपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। ओके, तो -P cos थीटा ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। सर ये अजीब सा फॉर्मूला, माइनस माइनस क्यों है, सिर्फ P क्यों नहीं है, sin थीटा क्यों नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। दिस इज मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ डिफाइनिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। इससे आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे वो देखते हैं, देखो अब देखो ध्यान से, इसमें क्योंकि cos थीटा आ रहा है, तुम सोचो कि क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी, जब cos थीटा जीरो होगा। cos थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 90 होता है। द पोजीशन वेयर, मैं पोजीशन बना के दिखाता हूं, मान लो ऐसा डाइपोल है, वर्टिकल डाइपोल है ऐसे, है ना। आप तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल और डाइपोल है वर्टिकल, तो एंगल तो 90 हो गया। और अगर थीटा 90 हो गया तो इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बात बिल्कुल आपको याद करनी है कि इस वाले केस में जब हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं डाइपोल की, तो जब डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस समय उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। बिल्कुल याद रखो इस बात को। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब सोचो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है रे, -Pe cos थीटा, है ना। cos थीटा की मैं कौन सी वैल्यू लूं कि u की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। अगर cos थीटा को मैं 1 ले लूं तो आंसर -P आ जाएगा। -P तो छोटी वैल्यू है। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू -1 कर दूं, क्योंकि cos थीटा -1 भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब थीटा 180 हो, तो मात्र मजा आ जाएगा। -Pe और cos थीटा की वैल्यू -1 ले लूं तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, +P आ जाएगा, विच इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और ऐसा कब हो सकता है, जब थीटा कितना हो, 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री होने का मतलब क्या है, इसका मतलब तुम्हारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर जिस दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके विरुद्ध दिशा में है, एंटी पैरेलल है दोनों एक दूसरे के। उस वक्त जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पजेस करता है तुम्हारा डाइपोल।
और इसीलिए स्टेबिलिटी हो जाती है मिनिमम, है ना, स्टेबिलिटी इज मिनिमम। चलिए क्या लिख रहे हो आप, स्टेबिलिटी मिनिमम कैसे हो गई? अरे बेटा जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी मिनिमम होगी, बिकॉज स्टेबिलिटी आती है कम एनर्जी होने से, है कि नहीं? तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो स्टेबिलिटी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी ये थीटा इज इक्वल टू 180, आप ध्यान सुनना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था? टॉर्क इज पी साइन थीटा। तो इस समय जब ये सीन है, जब तुम्हारा पी और ई एंटी पैरेलल है, मतलब एंगल थीटा 180 है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम है, उस समय टॉर्क कितना है? थीटा 180 होने पे टॉर्क कितना है? तो साइन 180 तो जीरो हो जाएगा बेटा, है कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे जो है टॉर्क आपका जीरो आने वाला है। क्या आने वाला है? टॉर्क जीरो आने वाला है। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो टॉर्क आएगा जीरो, और टॉर्क जीरो का मतलब तुम्हारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। टॉर्क जीरो फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये क्या है? इक्विलिब्रियम है। लेकिन कैसी इक्विलिब्रियम है? स्टेबल के अनस्टेबल? तो ये कैसी है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सुना रे सुना, तुरंत आपके मन में 3-4 चीजें चमकनी चाहिए डायपोल के मामले में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए कि थीटा कितना है? 180 डिग्री है। मतलब सिंपल भाषा में बताऊं तो डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, विच इज एबनॉर्मल थिंग, दैट इज व्हाई इट इज अनस्टेबल। हाँ बेचारा डायपोल मोमेंट उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, एंटी पैरेलल है, इसीलिए क्या है? अनस्टेबल थिंग है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम तो है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। बट ये कैसी इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। स्टेबल अनस्टेबल तो आप समझते हो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब उसको थोड़ा सा धक्का दे दिया आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो वापस वो नहीं आएगा, चला जाएगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अगर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको थोड़ा सा धक्का दे भी दिया तो भी वापस अपनी पोजीशन क्या कर लेगा? रिस्टोर कर लेगा। दैट वी विल सी थ्रू अ क्वेश्चन। अभी के लिए ध्यान रखो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आती है जब ये इस तरह का थीटा 180 डिग्री होता है। तो जब भी कंक्लूजन क्या है बकवास की, इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या बोलते हैं डायपोल मोमेंट अगर एंटी पैरेलल होंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तो है लेकिन कैसी अनस्टेबल? कैसी है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या होती है? ऑब्वियसली मैक्सिमम होती है, तभी तो अनस्टेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए स्ट्राइव करते हैं। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? तो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। जब थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा 0 डिग्री होते ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस पीई कॉस थीटा, तो कॉस 0 तो 1 होता है ना, इसलिए माइनस पीई बन जाएगा, विच इज अ मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, है ना। मिनिमम एनर्जी बन चुकी है आपकी। इसका मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम, है ना। और थीटा 0 है तो टॉर्क भी 0 होगा, टॉर्क इज पी साइन थीटा। तो इट इज ए इक्विलिब्रियम की कहानी। तो इक्विलिब्रियम तो है लेकिन कैसे इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये चीजें आपको याद ही रहनी चाहिए बेटा, है ना। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी है। तो जब भी कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम बोले तुरंत आपको पता होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला मतलब टॉर्क 0 है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है टॉर्क 0 और फोर्स 0। बट थीटा कितना यहाँ पर है? 0। थीटा 0 का मतलब क्या? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और कौन सा? डायपोल मोमेंट वेक्टर, ये एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे। दोनों पैरेलल होना अच्छी बात है, स्टेबल बात है। एंटी पैरेलल होना अनस्टेबल बात है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हमें क्वेश्चंस मिलते हैं देखने को टाइम पीरियड निकालने की, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम से किसी भी चीज को अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे तो एसएचएम करता है वो, है ना। ऐसी चीजें तुमने देखी होगी, वाटी में गोटी का एग्जांपल आपको याद होगा, अगर मैं देता रहता हूँ। अगर आप देखो ये ऐसी वाटी है, कटोरी है, उसमें अगर पेबल रखा है, ऐसे पेबल, इस पेबल को स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा भी आप डिस्प्लेस कर दो और छोड़ दो तो ये वापस आएगा, फिर ऐसे टॉय 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 ऑसिलेट करेगा। दिस इज द कहानी ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। खैर वो वर्क एनर्जी का पार्ट है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब जब जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम से किसी भी चीज को डिस्प्लेस करते हैं तो वो आगे पीछे करके एसएचएम करती है, और वही क्वेश्चन मैं आपको अभी एक कराऊंगा छोटा सा। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है मैं अभी बना देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, तभी तो टॉर्क लगेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम का जो है कुछ यहाँ पे सवाल बनता है। ये जो है P है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस दिशा में है उसी दिशा में जो है डायपोल मोमेंट है। क्या ये इक्विलिब्रियम है? बिल्कुल, है ना। जब जब P और E एक दूसरे को पैरेलल होते हैं तो कौन सी इक्विलिब्रियम होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एंटी पैरेलल होते हैं तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। बिल्कुल सही सोचा आपने। अब ध्यान सुनना,
अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर तुमने किसी चीज को धक्का दे दिया, छेड़ दिया थोड़ा सा, तो वो वापस आने की कोशिश करती है और एसएचएम चालू हो जाता है ना। एसएचएम कब होता है? जब एंगल या डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो। तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैंने जो कि स्टेबली बैठा है चुपचाप ये डायपोल, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, देखो कैसे। इसको मैंने पोजीशन ऐसे बना दी इसकी, ऐसे, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। कितना एंगल टिल्ट किया? थीटा। और यहाँ पे मेंशन जरूर करना चाहूंगा मैं, थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल एंगल जो है थीटा, मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया। बहुत बड़ा एंगल दोगे तो सर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, पीरियोडिक मोशन बनेगा, ऑसिलेटरी मोशन बनेगा, एसएचएम नहीं बन पाएगा। थीटा यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए। उसका क्या फायदा है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे इस समय अगर मैंने ये ऐसा रखा था, डायपोल मोमेंट पैरेलल रखा था, स्टेबल रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा से अपने आप बैठा था। थोड़ा सा मैं उसको डिस्टर्ब करता हूँ, थीटा एंगल पे ले जाता हूँ और छोड़ देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ यहाँ से। क्या कर देता हूँ? यहाँ से रिलीज कर देता हूँ। जैसे ही रिलीज करूंगा, इस पे टॉर्क लगेगा। इस पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? P क्रॉस E, है ना। मतलब P वेक्टर E की दिशा में जाने की कोशिश करेगा। P क्रॉस E का मतलब ये होता है, मतलब जो P वेक्टर ग्रीन वाला है E की तरफ, मतलब ये नीचे आने की कोशिश करेगा। डायपोल विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स स्टेबल पोजीशन, और फिर नीचे आएगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, फिर नीचे वाले थीटा पे जाएगा। ऐसे करते करते ऑसिलेशन चालू हो जाएगा, और ऑसिलेशन चालू होगा तो टाइम पीरियड निकालने का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। बहुत ही फिक्स फॉर्मेट है फिजिक्स का, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। क्या करो, इस पोजीशन में जब उसको थीटा एंगल पे तुमने क्या कर दिया, ले गए, वहां से रिलीज कर दिया, उस समय टॉर्क की वैल्यू लिखो। टॉर्क इज PE साइन थीटा, टॉर्क इज PE साइन थीटा, है ना। एनर्जी नहीं बोल रहा हूं, टॉर्क लिखना है। टॉर्क इज PE साइन थीटा। क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज रफली इक्वल टू थीटा, दैट इज वाई मैं लिख सकता हूं टॉर्क इज नियरली इक्वल टू PE इंटू थीटा। ये करके आपने सर ने क्या कर लिया सर, क्या उखाड़ लिया आपने ये सब करके? ध्यान सुनना, जैसे तुम लिखते थे F इज इक्वल टू KX, याद है? F इज इक्वल टू KX, एसएचएम में अगर थोड़ा बहुत याद होगा, F इज इक्वल टू KX रिस्टोरिंग फोर्स हुआ करता था। तो उससे टाइम पीरियड निकालना आसान था। टाइम पीरियड वाज 2 पाई अंडर रूट m बाई k। डायरेक्ट फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते थे टाइम पीरियड का, और ये k क्या होता था? एसएचएम का कांस्टेंट हुआ करता था, फोर्स कांस्टेंट हुआ करता था। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखना है, टॉर्क इज इक्वल टू k थीटा। अगर हमारे पास इक्वेशन है, रोटेशन में क्या होता है, मतलब एंगुलर मोशंस में क्या होता है, F इज इक्वल टू KX जैसे टॉर्क इज इक्वल टू k थीटा होता है। अगर टॉर्क इज इक्वल टू k थीटा है तो डायरेक्ट लिख सकते हो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे मास था तो रोटेशन में आया जाता है, और कांस्टेंट तो वही रहेगा कि यहाँ पे जो था। तो इसका मुझे जो है इस्तेमाल करना है यहाँ पे। इसीलिए आप देखो इसको और इसको कंपेयर करो, टॉर्क इज इक्वल टू k थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू p थीटा, मतलब तुम्हारा k ही क्या हो गया, p हो गया। बहुत समझने वाली बात है, k ही क्या हो गया तुम्हारा, p हो गया। एसएचएम कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम पीरियड को मैं क्या लिख पाऊंगा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I अपॉन k, और इस वाले केस में अपने k की वैल्यू क्या हो चुकी है, p इंटू ई हो चुकी है, तो p इंटू ई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है वो किस तरह का मटेरियल दिया आपको, रॉड हो सकता है, डायपोल, मतलब एक रॉड के ऊपर डायपोल चिपका के दे दिया आपको, या फिर दो मास, जिस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी कराया था आपको, आ गया हो, ये इस तरह का मास सिस्टम दे सकते हैं, 2 मास सेपरेटेड, या कोई जो है रॉड दे सकते हैं जिसके ऊपर डायपोल जो मैं बताया आपको, तो कुछ भी हो सकता है। तो वट एवर रिस्पेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज देयर दैट यू नीड टू पुट हियर, और इस तरह से टाइम पीरियड का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दैट इज हाउ, ये आपको यहाँ पर ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वर्ड डन वाले, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। नमस्कार बच्चों, आइए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। डायपोल के ऊपर एक क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर एक डायपोल रखा है जिसका डायपोल मोमेंट p है, और एक शॉर्ट डायपोल है ना। शॉर्ट डायपोल ही हमारे सिलेबस में है, ताकि जो है हम उसकी लेंथ को इग्नोर कर सके विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस r, और शॉर्ट डायपोल से r दूरी पे जो है पॉइंट चार्ज q रखा है। तो आपको पूछा गया फाइंड फोर्स ऑन द डायपोल ड्यू टू द चार्ज q। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है ना, फोर्स निकालना है। किस पे फोर्स निकालना है, डायपोल के ऊपर। कौन फोर्स लगाएगा, ये चार्ज क्यों लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि डायपोल के अंदर चार्ज होते हैं, और ये भी एक चार्ज है, तो चार्ज पे फोर्स लगाता है कि नहीं। आंसर मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, लेट्स सी की किस तरह से इस आंसर को डिराइव कर सकते हैं। तो आप देखो, आप एक काम करो, आप उल्टा गेम खेलो। आप ये सोचो कि जितना फोर्स ये जो चार्ज है इस डायपोल पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स जो है ये डायपोल भी इस चार्ज पे लगा रहा होगा, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो क्यों ना हम लोग जो है ये करें कि डायपोल जो है इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालते हैं, उसका उल्टा बराबर अपना आंसर आ जाएगा। तो वो निकालना बहुत आसान है, क्योंकि इस डायपोल की वजह से
यहां पर बेटा डायपोल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है डायपोल की वजह से एक एक्सियल पॉइंट पे, अभी अभी हमने देखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 2kp/r³। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डायपोल यहां पर इस पॉइंट पर बना रहा है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज क्यू रखेंगे तो कितना फोर्स लगता है, ई क्यू यार, सबको पता है। तो इन द सेम वे यहां पर फोर्स आ जाएगा, फोर्स ऑन दिस चार्ज क्यू आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है वो रख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप रखो और क्यू के भी ले लो, ये आपका आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है, आ रहा है ना। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो गया। ये बात यहाँ पे हिट करने लायक, बिल्कुल जरूरी स्ट्रेस करने लायक बात है कि जितना फोर्स ये डायपोल इस चार्ज पे लगाएगा उतना ही फोर्स इस चार्ज जो है डायपोल पे लगाएगा। तो कोई भी पूछे हमें तो निकालना है, यही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और तो यहां पर क्या है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। डायपोल के ऊपर लगने वाला फोर्स निकालने का एक और फॉर्मूला है, डेरिवेशन पार्ट में मैं नहीं जा रहा हूं। एक फॉर्मूला है, फोर्स ऑन डायपोल इज F = P × d/dr। P क्या है, डायपोल मोमेंट है उस डायपोल का जो बेचारा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और d/dr क्या है सर, है ना, डायपोल पे फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी रीजन में E नाम की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे d/dr, तो आपको क्या मिलेगा क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन डायपोल मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो d/dr की वैल्यू 0 आ जाएगी, है कि नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ही चेंज होने का नहीं होगा उसका। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था वैसे भी डायपोल पे फोर्स क्या आता है, 0 आता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो d/dr अपने आप 0 आ जाएगा, फोर्स भी 0 आ जाएगा। दैट वाज टेकन केयर, है ना। अभी हम देखते हैं अगर थोड़ा सा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस के साथ वेरी करने वाली, जो कि जनरली होती है, तो किस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं डायपोल के ऊपर। तो फॉर दिस कंसिडर इलिस्ट्रेशन, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर ले रहा हूं, है ना। आप देख सकते हैं इनफाइनाइट वायर है ब्लू कलर का, इसके ऊपर जो है क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और लैम्बडा उसका क्या है, सरफेस नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। मतलब लैम्बडा कूलम पर मीटर चार्जेस पे ठूस ठूस के यहाँ पर भरा हुआ है। उस वायर के आजू बाजू के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k λ/r, अगर आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक याद है तो इस वायर के बाजू में d डिस्टेंस पे एक शॉर्ट डायपोल रखा है मैंने, जिसका डायपोल मोमेंट p बार यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो वही करना है हमें, इस डायपोल पे बेचारे पे कितना फोर्स लग रहा है इसको हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आइए करते हैं। अब सोचो डायपोल जिस जगह पर रखा है, क्या इस जगह पर ये अपना ब्लू वाला वायर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। वायर अपने आजू बाजू के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एक इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी, है ना, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सबको पता है 2k λ/r। फिर k इज योर वॉट, k के बारे में बता चुका हूँ, 1/4πε0, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कांस्टेंट है। दैट इज वाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और डायपोल मोमेंट जो है P है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए क्या, हमें नहीं, नॉट रियली, हमें d/dr चाहिए था बेटा, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो लेट्स डू दैट। d/dr की वैल्यू यहाँ पर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखो E के फंक्शन में 1/r है, डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/r² बन जाएगा। तो d/dr मैग्नीट्यूड वाइज तुम्हारे पास आ जाएगा 2k λ/r²। तो ये d/dr जो है कुछ नहीं किया है, इस E वाले फंक्शन में 1/r है, 1/r का डिफरेंशिएशन 1/r² होता है, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। मैग्नीट्यूड वाइज जो है d/dr की वैल्यू 2k λ/r² मैंने निकाल ली है, सही है। अब कुछ नहीं करना है, डायपोल मोमेंट अगर p है तो उसके साथ d/dr को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो है फोर्स आ जाता है। तो कुछ नहीं, 2k λ/r² के साथ p चिपका दो, ये आपका आंसर यहाँ पे तैयार है। 2k λ/r के साथ p चिपका दिया, है ना। r की जगह ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्टेंस d दिया है, तो d का वैल्यू यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था ये भी। यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला कि फोर्स निकालने का क्या तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो d/dr और उसको d/dr को p से मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज योर सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन डायपोल इन विच काइंड ऑफ फील्ड इज दिस, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड में तो फोर्स क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ये तो हम पहले देख ही चुके हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं और जिसमें थोड़ा सा ट्रिक है। तो आप देखो, दिस इज अ रिंग, है ना, चार्ज्ड रिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक याद आ गया होगा आपका, इसको ग्राफ भी याद आ गया होगा, किस तरह से ग्राफ बनता है इसका, है ना। तो चार्ज्ड रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितनी होती है, किसी को याद है? बड़ा सा गंदा सा फॉर्मूला था वो, जिसमें √r² + x² की पावर 3/2 डिनोमिनेटर में था। एनीवे, उसका मैंने छोटा सा पोर्शन लिया है। रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो है ही, लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात थी दैट दिस थिंग r/√2, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है रिंग के सेंटर से, ये सेंटर है रिंग का, रिंग के सेंटर से r/√2 एक्सियल दूरी पे कुछ तो स्पेशल होता है। क्या होता है सर?
उस r/√2 दूरी पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर आपको याद होगा तो उस ग्राफ का यहाँ पर जो है इस तरह से ग्राफ का यहाँ पे स्लोप बनता था, सॉरी स्लोप नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पीक बनता था ग्राफ का। तो r/√2 इज द वैल्यू वेयर देयर इज मैक्सिमा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। तो जहां पे मैक्सिमा होता है वहां पे d/dr कितना हो जाएगा रे बेटा, है ना? कोई बोल देगा d/dr तो 0 हो जाएगा। जहां पे मैक्सिमा होगा, आपको मैं ग्राफ थोड़ा बहुत दिखा दूं, है ना? इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, तो कुछ इस तरह से जो है इसका ग्राफ बनता था, है ना? और इस साइड में नीचे की तरफ ऐसे ग्राफ बनता था। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो पॉइंट है r/√2 वाला, r/√2 पॉइंट तो यहाँ पर है, तो ग्राफ का मैक्सिमम मैं घसीट के यहाँ पे ले जाता हूँ, तो कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ पर बनता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ अलोंग द एक्सिस। तो आप देख ही सकते हैं जहां पर मैंने जो है डायपोल रखा है उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा है, और मैक्सिमा होने के कारण d/dr जो है, स्लोप जो है इस ER ग्राफ का, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्योंकि d/dr 0 है तो फोर्स का जो फॉर्मूला है फोर्स ऑन डायपोल, उसमें क्या आता है P × d/dr, d/dr 0 हो गया। तो ये डायपोल देयर इज 0 फोर्स ऑन दिस, है ना? इस पे फोर्स 0 हो गया। क्यों फोर्स 0 हो गया? क्योंकि ये जहां पर रखा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा है, और मैक्सिमा होने के कारण d/dr 0 हो चुका है, तो फोर्स भी यहाँ पर 0। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपको इस बात को याद रखना है कि एक्सियल पॉइंट पे अगर आप क्या करते हो, r/√2 दूरी पे जाते हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है, एंड दैट इज वाई d/dr 0 होता है। तो वहां पे अगर कोई डायपोल रखेंगे तो बिल्कुल उस पर फोर्स क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसको आप याद रखें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ेंगे डायपोल डायपोल इंटरएक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, और इस पे जेईई मेंस में 2019 से मैं देख रहा हूँ, 19 से लेके अभी 23-24 तक जो है अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ध्यान से करें इस टॉपिक को, डायपोल से जो है छोटे मोटे क्वेश्चन आजकल आते नहीं है। ये क्वेश्चन डायपोल डायपोल इंटरएक्शन के आने की संभावना है। शॉर्ट में आपको बताऊंगा मैं, काम की चीजें याद रखो, मार्क्स ले जाओ, सिंपल ट्रिक है। तो अब देखो डायपोल डायपोल इंटरएक्शन मतलब क्या, दो डायपोल जब एक दूसरे के सामने रखे जाएंगे तो क्या होगा सर, क्या हो सकता है? दो डायपोल एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, सब कुछ हम देखने वाले हैं इसमें। 2 मिनट में आपका ये कवर करते हैं। आ जाइए, यहाँ पर क्या है, P1 नाम का एक डायपोल है, यहाँ पे P2 नाम का डायपोल है। एज स्टेटेड दोनों डायपोल शॉर्ट है, मतलब इनको आप पॉइंट की तरह भी कंसिडर कर सकते हो, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r, विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द डायपोल। तो दोनों डायपोल्स जो है एक दूसरे की तरफ, दोनों डायपोल्स के वेक्टर देखो आप एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। तो एक बात याद रखना, अभी से लिख लो चाहे तो, ध्यान रखना बिल्कुल, अगर दोनों डायपोल्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर दोनों डायपोल एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, विरुद्ध हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिल्कुल इसको याद रखें। तो अभी तो आप देख ही रहे हैं इस डायग्राम के अनुसार दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले, द सेम फोर्स। ऑब्वियसली एक जितने पे फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा पहले पे लगाएगा, है ना? तो ये फोर्स कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो सब के डेरिवेशन थोड़े से बड़े हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। अगर दो डायपोल एक दूसरे से r दूरी पे रखे हुए हैं, स्टैटिक डायपोल से ही एक जगह पे यहाँ पे रखे हुए हैं, अगर दो डायपोल यहाँ पर इस तरह से रखे हुए हैं, तो जो है उनकी पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है -2k P1 P2 by r3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पर, -2k, तो मतलब 1/4πε0, P1 P2 इज प्रोडक्ट ऑफ द डायपोल मोमेंट्स अपॉन नीचे r का क्यूब है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। किसकी पोटेंशियल एनर्जी है सर ये, एक डायपोल की, दूसरे डायपोल की, सिस्टम की। बेटा इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है ना, दोनों मिला के जो सिस्टम बनाए हैं, है ना, इस सिस्टम में दो लोग हैं P1 P2, इन दोनों की कंबाइन एनर्जी है ये, किसी एक डायपोल की नहीं है। तो ये सिस्टम की डायपोल सिस्टम जो है ये, उसकी क्या है, क्या बोलते हैं, एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, -2k P1 P2 by r3। अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो फोर्स आ जाता है, बिल्कुल आप इस बात को याद रखें। अच्छा एक और बात, ये पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव क्यों है ये पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। व्हेनेवर देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्व्ड, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, निगेटिव होती है, और रिपल्सिव फोर्सेस के लिए पॉजिटिव। और मैं आपको बातों बातों में बता चुका हूं, अगर दोनों डायपोल एक दूसरे के पैरेलल हो तो क्या होता है, उनमें अट्रैक्शन की रिपल्शन, अट्रैक्शन होता है। दैट इज व्हाई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैंने निगेटिव लिखी है। अगर डायपोल एक दूसरे के उल्टे होते तो रिपल्शन होता और पोटेंशियल एनर्जी में चुपचाप पॉजिटिव लिखता। तो बिल्कुल नोट करें इस बात को। अभी देखो मैं क्या बोल रहा था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी पता है कि सिस्टम में, तो कंजर्वेटिव फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, -du/dr। थोड़ा बहुत आपने अगर पढ़ा होगा तो फोर्स का ये माइनस, तो साइन खैर पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव है, निगेटिव है, इसलिए करने के लिए तो मॉड डाल दो आप, तो du/dr कर दो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको जो है ये मिल जाएगा, है ना, फोर्स मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन करके देख लेना,
नीचे आर क्यूब है तो उसका 3 फैक्टर आ जाएगा, 3 और 2 6 हो जाएंगे, तो वहां पे लिखा है सब। तो आपको बिल्कुल समझने वाली बात यह है कि फोर्स जो है डिफरेंशिएशन करने से आता है पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला आप याद रखें, इसी को डिफरेंशिएट करने से आपको फोर्स ऑन द स्पॉट आ जाएगा। दोनों याद रहे तो बेटा बहुत अच्छा है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और आपको जो है कुछ रिजल्ट्स जो है टिप्स पे रखने हैं ताकि फटाफट जो है आप आंसर निकाल सको। तो ये फोर्स का इक्वेशन है 6K P1 P2 बाय R की पावर 4। यहाँ पे R क्यूब था, डिफरेंशिएशन की वजह से R की पावर यहाँ पर 4 बन चुका है। तो इस बात को आप नोट करें। तो फोर्स का फॉर्मूला याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, अच्छे क्वेश्चन है कुछ जेईई मेंस के रिसेंटली जो आए हैं, और उस तरह के आने की संभावना भी आगे काफी है। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक आप क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, शायद आपको दिख रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ें। 2 आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक पॉइंट डायपोल्स हैव डायपोल मोमेंट्स ऑफ इतना इतना। तो आप देखो, एक का डायपोल मोमेंट आई कैप मतलब राइट साइड में है, और दूसरे का डायपोल मोमेंट माइनस आई कैप मतलब लेफ्ट साइड में है। इंटरेस्टिंगली दोनों की वैल्यू सेम है, PP। दे आर इक्वल डायपोल्स मैग्नीट्यूड वाइज एंड आर हेल्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस a फ्रॉम ईच अदर। तो लेट्स पहले हम देखते हैं कि क्या दिया है। लेट्स ड्रॉ दिस, है ना। यहां पे जो है पॉइंट डायपोल्स बोला है, तो मैं उनको ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। ये A पे यहाँ पे एक पॉइंट डायपोल है अपना पहला, है ना। इसकी डायरेक्शन कहाँ बनानी है सर? तो आई कैप दिख रहा है तेरे को भाई, आई कैप मतलब जो है राइट साइड में बना दे। ये तेरा P1 डायपोल आ गया, है ना। और दूसरा जो है B पॉइंट है कहीं दूर, यहाँ पर ये B पॉइंट है, वहां पे एक डायपोल बनाना है। और क्योंकि माइनस आई कैप मतलब लेफ्ट में जो है, इस डायपोल को तुझे बनाना चाहिए। ये भी P है एक्चुअली, और ये भी P है। P1 P2 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड P ही है, यहाँ पर दिया है मेंशन। तो इनके बीच का डिस्टेंस भी जो है दिया है हमें, डिस्टेंस भी ले ले। डिस्टेंस कितना है भाई? इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर मेरे ख्याल से A दिया है, सॉरी R नहीं, A दिया है। तो इनके बीच का डिस्टेंस A है। ये दोनों डायपोल एक दूसरे के पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है? सोच के बोलो। अरे देखो ना यार, एक इधर है एक इधर है, एंटी पैरेलल है ना, एक राइट में है एक लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है। तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन? बिल्कुल बेटा रिपल्शन होने वाला है इनके बीच में, ठीक है। रिपल्सिव नेचर है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी पॉजिटिव इन दिस केस। ध्यान सुनना। उसके बाद क्या बोला है? व्हेन रिलीज्ड, तो इनको यहाँ पे पकड़ के रखा था A दूरी पे, इनको आप छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ये एक दूसरे की तरफ आएंगे कि एक दूसरे दूर भागेंगे? सिंपल सी बात है, हमने अभी बोला कि ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। रिपेल करेंगे मतलब एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर भाग जाएंगे ना, छुटकारा चाहते हैं एक दूसरे से, रिपेल कर रहे हैं, खुश नहीं है साथ में, तो रिपेल करेंगे बेटा। उसके बाद क्या बोला है? दे मूव along the x axis with the direction of their dipole moments remaining unchanged। मतलब ये ऐसे का ऐसा ही जो है पीछे जाएगा, रिवर्स गियर में गाड़ी चलेगी और ऐसे का ऐसा ही पीछे जाएगा, रोटेट नहीं करने वाले बेसिकली। द मास ऑफ ईच डायपोल इज m। ले ले भाई, इसका मास m तो इसका भी m, मतलब आइडेंटिकल डायपोल्स है मैग्नीट्यूड में वगैरह, बस डायरेक्शन ओरिएंटेशन अलग है। देयर स्पीड्स व्हेन दे आर इनफाइनाइटली फार सेपरेट, है ना। जब वो दोनों इनफाइनाइटली फार होंगे, इनफाइनाइट दूरी पे होंगे, तो उनका इंटरेक्शन जीरो हो जाएगा। इंटरेक्शन एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इंटरेक्शन ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी काय की? तो ये जो शब्द लिखा है इनफाइनाइटली फार अपार्ट, मतलब वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें जीरो करनी है। दे आर इंडिपेंडेंट नाउ, है ना, दूर चले गए एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इंटरेक्शन जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये इसका मतलब है। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ध्यान सुनना। आप एक काम करो, सोचो, अगर मैं सिस्टम मान लूं इन दोनों को मतलब दोनों डायपोल्स को अगर मैं सिंगल सिस्टम मान लूं, तो क्या कोई एक्सटर्नल फील्ड यहां पे आपको दिख रही है? बिल्कुल नहीं सर, सिस्टम के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहने वाली है? कंजर्व रहने वाली है। कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर है ही नहीं, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? बिल्कुल कंजर्व रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, जो क्रिएट होने वाली है आखिर में, क्योंकि क्या बोला गया है, व्हेन दे आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन, उनकी हमें स्पीड्स निकालनी है ना। स्पीड से मतलब काइनेटिक एनर्जी है एट द फाइनल मोमेंट। इस समय क्या है? इस समय इनिशियली उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। बट जब वो इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, तो इसके पास भी स्पीड भी आ जाएगी, इसके पास भी स्पीड भी आ जाएगी, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी कुछ एग्जिस्ट करेगी, वही हमें निकालनी है। तो आप कुछ मत करो, इनिशियली उनके पास कितनी एनर्जी है ध्यान से देखो। इनिशियली उनके पास एनर्जी है सिर्फ पोटेंशियल की फॉर्म में, काइनेटिक है ही नहीं। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने अभी आपको सिखाया, अभी जस्ट सिखाया था कि वो हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू डायपोल सिस्टम। तो अभी मैंने लिखा था, क्या था? U इज इक्वल टू 2K P1 P2 अपॉन R क्यूब, 2K P1 P2 अपॉन R क्यूब, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। सर माइनस क्यों नहीं लिखा आपने? अभी मैंने क्या बोला तेरे को, माइनस क्यों नहीं लिखा? ये अट्रैक्टिव है कि कैसा, इनका नेचर कैसा है? अट्रैक्शन कर रहे हैं कि रिपल्शन कर रहे हैं? रिपल्सिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। तो U इज इक्वल टू 2K P1 P2, दोनों P है तो इसलिए P स्क्वायर आ गया, अपॉन ये नीचे R क्यूब।
तो एज इट इज फॉर्मूला। तो ये इनिशियल एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कोई है ही नहीं, तो इनिशियल टोटल एनर्जी यही है पोटेंशियल के फॉर्म में। और जब वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे चले जाएंगे तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं बचेगी, तो क्या बचेगी सर? काइनेटिक बचेगी। बिल्कुल सही। काइनेटिक कितनी बचेगी सर? तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले स्पीड देख लेते। मान लो इन्फिनिटी पे जाने के बाद दोनों को स्पीड वी मिल गई, दोनों आइडेंटिकल है, सब कुछ सेम है, तो ये अगर एक उड़ते उड़ते अगर इस साइड चला गया तो इसकी स्पीड भी वी है और दूसरे वाले की स्पीड भी क्या है? वी है। दोनों की स्पीड अगर वी है तो दोनों काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? एक की हो जाएगी हाफ mv² इधर और एक की हो जाएगी हाफ mv² इधर, दोनों के मिला की टोटल जो है काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की हो जाएगी mv², है ना। कहां से आया सर mv²? हाफ mv², एक की एनर्जी जो कि रिपेल करते करते इधर उड़ गया, और इसकी भी हाफ mv² उस तरफ। दोनों की वेलोसिटी सेम क्यों है? सिमेट्री, आप समझ ही सकते हैं, है ना। दोनों जो है इक्वल डिस्टेंट थे पहले, एक साथ ही जो है रिपेल हुए हैं, तो दोनों को आधी आधी एनर्जी जो है मिली होगी। दैट इज वाई दोनों की एनर्जी, दोनों की वेलोसिटी मैंने v कर दी। तो हाफ mv², टोटल एनर्जी एट द फाइनल मोमेंट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जो होगी दैट इज mv²। दोनों को सम करोगे हाफ हाफ तो 1 बन जाएगा। तो फाइनल एनर्जी mv² दैट मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी 2kp²/r³। यहां से बड़ी आसानी से जो है v को कैलकुलेट कर सकते हैं। वही आपका आंसर था। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं। बेसिक फॉर्मूला अगर आपको याद है, प्लस माइनस का खेल अगर आपको याद है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आइए। अब देखो, टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स ए एंड बी विद रिस्पेक्टिव डायपोल मोमेंट्स, इतना इतना उतना उतना, दो डायपोल मोमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं। तो दो डायपोल्स हैं बेसिकली, फिर से दो डायपोल दिए हैं ए और बी करके, उनके वैल्यू भी दी आप देख लो। एक आई कैप, दोनों माइनस आई कैप में है, मतलब दोनों लेफ्ट वर्ड पॉइंट कर रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में है। तो दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे, इनकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होने वाली है। आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस विद सेपरेशन ऑफ आर, दोनों के बीच में सेपरेशन आर है। क्या पूछा है रे? द डिस्टेंस फ्रॉम ए एट विच बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस सेम पोटेंशियल इज। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो मैं इसको पहले ड्रॉ करता हूं कि ये ए जो है, पहला जो डायपोल है उसको डी ए बोला इन्होंने, डी ए बोल देता हूं मैं इसको, डी ए। और क्योंकि लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है तो डायग्राम थोड़ी सी मैं प्रिसाइज में बनाता हूं। ये आपका डी ए लेफ्ट में कैसे पॉइंट कर रहा है मुझे कैसे पता? माइनस आई कैप लिखा है ना, इसलिए लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है। और दूसरा जो है डी बी, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, ये भी जो है लेफ्ट में ही पॉइंट कर रहा है। ये आपका डी बी आ गया। ओके, इनके बीच का सेपरेशन कितना है बेटा? तो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज आर। कैपिटल आर दिया है तो ले लो, कैपिटल आर इज सेपरेशन बिटवीन देम। द डिस्टेंस फ्रॉम ए से कितनी दूरी पे जो है ऐसा कोई पॉइंट हमें ढूंढना है जहां पर क्या हो? सेम पोटेंशियल आए। तो बड़ा ही ट्रिकी सा ये क्वेश्चन है ना। बहुत कुछ बातें इसमें छुपी है। पूरा एनालिसिस हम इसका करेंगे। देखो आप पूरा इसका फिगर एनालिसिस कर देते हैं। तो ए और बी दो डायपोल्स हैं। डायपोल की वजह से बनने वाला किसकी बात चल रही है यहाँ पे? पोटेंशियल की बात चल रही है। पहले तुम्हें पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई है जिंदा जो बता सके मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? डायपोल जो पोटेंशियल बनाता है उसका फॉर्मूला क्या है? किसी को याद है? क्या फॉर्मूला था? kp/r²। बिल्कुल सही, kp/r² इज द पोटेंशियल ऑफ डायपोल ऑन विच पॉइंट? एक्सियल पॉइंट, इक्वेटर पॉइंट, जनरल पॉइंट। इक्वेटर पे तो पोटेंशियल 0 होता है, एक्सियल पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सियल पॉइंट की बात चल रही है कि नहीं? एक्स एक्सिस पे ढूंढना है हमें। तो ए से कितनी दूरी पर जो है ऐसा पॉइंट होगा जहां पे दोनों डायपोल्स अपना पोटेंशियल सेम बनाएंगे? इसने 5 वोल्ट बनाया तो ये भी 5 वोल्ट बनाया, ऐसे कुछ। तो हम पहले एनालाइज करते हैं कि कहां वो सेम पोटेंशियल बना सकते हैं और कहां नहीं बना सकते। अब ध्यान से इस एनालिसिस को सुनना है ना, पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना, कभी नहीं मिलेगा ऐसा एनालिसिस। ध्यान से सुनना। यहां पे अगर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो डायपोल मोमेंट बिल्कुल सही है, निगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पर भी मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव बना लेता हूँ, है ना। क्यों बनाया मैंने ऐसे? क्योंकि हमें चार्जेस को यहाँ पे एनालाइज करना है। चार्ज यहाँ निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो डायपोल मोमेंट लेफ्ट में बनेगा। बिल्कुल सही बनाया मैंने, निगेटिव पॉजिटिव। अब ध्यान सुनना, अगर कोई पॉइंट डायपोल के पॉजिटिव वाले चार्ज के पास में है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है, और निगेटिव वाले पॉइंट के पास में तो निगेटिव। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पोटेंशियल वाले डिस्कशन में। अब ध्यान सुनना कि अगर मैं देखूं कोई पॉइंट, अगर जैसे ये जो पॉइंट है ए से हमें पॉइंट ढूंढना है, ए से कितनी डिस्टेंस पे वो पॉइंट ढूंढना है। पहले पॉइंट का लोकेशन तो पता लगाओ, ये पॉइंट ए से लेफ्ट में है, ए से राइट में है, बीच में है, पता नहीं कहाँ है। तो लेट्स एनालाइज, इसको भी एनालाइज करना है हमें केस बाय केस। तो अगर मैं मान लूं ऐसे कि ये पॉइंट इस रीजन में कहीं है, मतलब ए पॉइंट के लेफ्ट में कहीं है। अब ध्यान सुनना, अगर ये पॉइंट ए पॉइंट के जो है लेफ्ट में कहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये पॉइंट यहां पर हो कहीं? अगर यहां पर पॉइंट होता, यहाँ का डायपोल मोमेंट कितना है? P1 है ना, 4qa।
और ये जो है तो आप देख सकते हो ए वाला डायपोल मोमेंट बड़ा है, बी वाला छोटा है, तो इसको अगर मैं 2p ले लूँ, ये p हो जाएगा, आप देख ही सकते हैं, पहले वाले से दूसरा क्या है, हाफ है, तो ये 2p है और p है। क्या यहाँ पर कहीं पोटेंशियल आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? जीरो नहीं, क्या बोलते हैं, दोनों का पोटेंशियल सेम करने में, सॉरी। तो ये जो पॉइंट है किसके पास है रे, ये पहले वाले ए वाले डायपोल के पास है, तो यहाँ का पोटेंशियल पक्का क्या होगा, पॉजिटिव होगा बेटा, है कि नहीं? लेकिन वैल्यू जो है 2p के कारण यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल आ जाएगा। क्यों बहुत बड़ा पोटेंशियल आ जाएगा? क्योंकि ये 2p डायपोल मोमेंट पहले ही स्ट्रांग है, ये छोटू सा डायपोल मोमेंट है आधा सा p करके, ये वाला स्ट्रांग डायपोल मोमेंट है और पॉइंट इसके नजदीक भी है, तो बहुत सारा पोटेंशियल यहाँ पे बनाएगा। ये तो दूर है बेचारा, p पॉइंट तो क्या है, दूर है, तो p पॉइंट कैसे जो है यहाँ पर इतना ही पोटेंशियल बना सकता है जितना a ने बनाया? एक तो p पॉइंट बहुत, p डायपोल बहुत दूर है, पॉइंट उससे बहुत दूर है और वो छोटा भी है, तो उसका डबल डिसएडवांटेज है। तो ये कभी जो है बहुत सारा पोटेंशियल यहाँ पे नहीं बना सकता, लेकिन ये वाला पास में भी और स्ट्रांग भी है, तो बहुत सारा पोटेंशियल यहाँ पे बना सकता है। दैट इज वाई इस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे हमेशा यही वाला डायपोल, पहला वाला डायपोल ही ज्यादा पोटेंशियल बनाएगा, ये वाला डायपोल कभी भी ज्यादा पोटेंशियल बना नहीं सकता, इक्वल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। दैट इज वाई दिस रीजन इज डिस्कार्डेड। इस रीजन में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों का पोटेंशियल सेम आए। सिमिलरली इस रीजन में आ जाओ, क्या इस रीजन में कहीं, क्या इस रीजन में कहीं जो है ऐसा पॉइंट हमें मिल सकता है जहां पर क्या हो, जहां पर क्या हो, क्या होना चाहिए, पोटेंशियल दोनों का सेम होना चाहिए। अब ध्यान सुनना, ये p पॉइंट है, p पॉइंट जो है क्या बोलते हैं, यहां पर पोटेंशियल कितना बना सकता है, कुछ तो बना सकता है। p पॉइंट के पास में ये पॉइंट है, तो यहां पोटेंशियल कुछ बनाया। अब 2p जो है वो तो बहुत दूर पड़ गया, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, तो शायद यहां पे ऐसा हो सकता है कि दोनों पोटेंशियल क्या बनाए, सेम बनाए। तो दिस रीजन कैन होल्ड द आंसर, यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर आने की संभावना बिल्कुल बनती है, क्योंकि मान लो कि इस बी वाले ने क्या कर दिया, यहाँ पे छोटा मोटा पोटेंशियल बना दिया, छोटा मोटा नहीं अच्छा खासा बनाएगा, भले इसकी वैल्यू स्लो कम है, पी वैल्यू है, आधी वैल्यू है, बट डिस्टेंस कम है ना, तो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बनाएगा। ये 2p भले दूर है, डिस्टेंस में मार खा गया, लेकिन स्ट्रेंथ में तो तगड़ा है ये, तो देर कैन बी ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, क्या हो सके, यहाँ पर अच्छा खासा पोटेंशियल बन सके दोनों का सेम होने के लिए, तो यहाँ पे आ सकता है। अगर इस रीजन में हमने पॉइंट लिया, तो हमें क्वेश्चन में आंसर में क्या पूछा है कि A से कितना डिस्टेंस दूर है वो वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट तो बहुत दूर है, आप देख सकते हैं, तो R भी क्रॉस कर दिया, तो आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन R हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही R है, इस पॉइंट का तो R से क्या हो जाएगा, ग्रेटर डिस्टेंस हो जाएगा। क्या ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर है जो ग्रेटर देन R हो? ये ऑप्शन पहला वाला तो दिख रहा है आपको, ग्रेटर देन R है नहीं। बी ऑप्शन देखे, ये भी ग्रेटर देन R है नहीं, R से छोटा ही है। ये वाला ऑप्शन मेरे ख्याल से √2 - 1 है ना, तो ये ग्रेटर देन R हो सकता है, C कैन बी द पॉसिबिलिटी, और D भी जो है मेरे ख्याल से ग्रेटर देन R हो सकता है, तो C और D दोनों ऑप्शन आपके आ सकते हैं। ओके, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास यहां पर करते हैं। अच्छा, एक और चीज है, क्या बीच में ऐसा कुछ हो सकता है, निगेटिव हो जाएगा और इसकी वजह से भी निगेटिव हो जाएगा, सही है। तो मैं क्या बोल रहा था कि बीच में जो है कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है क्या, जहां पर हम क्या करें जहां पर हम कि पोटेंशियल सेम करने की सोचें। तो मुझे नहीं लगता बीच में ऐसा आ सकता है पॉइंट, पता है क्यों? क्योंकि बीच में अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो ये वाला पहला जो डायपोल है, ये वाला पहला जो डायपोल है वो तो निगेटिव के पास में आ गया ना, तो निगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, और ये वाला डायपोल बीच में पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा। दोनों इक्वल यहाँ पे नहीं हो सकते, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो सकते हैं, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है वैसे, बट स्टिल जो है वो पॉसिबिलिटी लेके हम लोग इसी को सॉल्व करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो रीजन हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। लेट्स एज्यूम दैट ए से जो है, जो आंसर चाहिए, ए से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे दोनों का पोटेंशियल सेम आने वाला है, उसको मैं x बोल देता हूं, हमें x निकालना है ना। तो x ये पॉइंट की क्या खासियत है, जितना पोटेंशियल p बनाता है इस पे, उतना ही पोटेंशियल 2p भी बनाता है। तो मैं पहले जो है p ने बनाया हुआ पोटेंशियल लिखने की कोशिश करता हूँ। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है सबको, क्या था, kp/r², सिंपल फॉर्मूला था। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा x - r हो जाएगा, है ना। ये जो डिस्टेंस है छोटू सा, कितना हो रहा है देखना, x - r हो रहा है कि नहीं, x - r हो रहा है। तो ये वाला जो p है अपना पहला वाला, है ना, p कहाँ गया, ये p वाला ब्लू वाला, ये यहाँ पर कितना पोटेंशियल बना रहा है, तो पोटेंशियल बनाएगा k p बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितने इनके बीच का, x - r का होल स्क्वायर। ये पोटेंशियल किसने बनाया, दूसरे वाले डायपोल, बी वाले डायपोल ने बनाया। ए वाला डायपोल जो है उस जगह पर पोटेंशियल कितना बनाएगा,
ए वाले डायपोल से कितनी दूरी है, x दूरी है, तो डायरेक्ट वो बनाएगा k, उसका डायपोल मोमेंट तो 2p है, लेकिन k 2p बाय x का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, मे भी हमें आंसर मिल जाए, लेट्स चेक इट। तो यहाँ पर आपका जो है kp यहाँ पर क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है, एक्स स्क्वायर आप इधर ले आए तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एंड दैट इज वाई x अपॉन एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 2। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग x, रेसिप्रोकल ले लो उसका, तो आप देख सकते हो x माइनस आर अपॉन एक्स इज 1/2, एंड दैट इज वाई 1 माइनस r by x is 1/2, and that is why r by x is 1/2, और x की वैल्यू मेरे ख्याल से आ रही है 2r। ऐसा एक भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है ना, x इज इक्वल टू 2r, ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2r ये जो पॉइंट है इस रीजन में हमने लिया है। तो ऐसे टाइम पे आप कैसे करोगे, है ना, आपने इतना अच्छा आंसर निकाला, इतना अच्छा एनालिसिस किया, बट आंसर तो साला है ही नहीं। स्टिल देयर इज वन पॉसिबिलिटी, जो उनको पूछने की बिल्कुल क्या है, इच्छा है। यहाँ पर हमने करेक्ट आंसर भले निकाल लिया हो, बट उनको ये वाला आंसर चाहिए ही नहीं था। क्या चाहिए था सर, येड़ा बना दिया इन्होंने सर। कुछ नहीं करना है, देखो स्टिल अगर आप कोई पॉइंट बीच में ले लो, दोनों डायपोल्स के बीच में कोई पॉइंट अगर आप ले लो, तो वहां पे एक का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, एक का निगेटिव आएगा। लेकिन पहले ही बता चुका हूं मैं, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है, तो मे बी दे आर रेफरिंग टू द सेम मैग्नीट्यूड। दैट इज वाई भले आपने आंसर निकाल लिया है, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्या हो, आपका आंसर जो है ऑप्शन में ना हो। तो उस वक्त घबराने का नहीं, उस वक्त आप नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो कि शायद इनको ये आंसर चाहिए नहीं था। दे डिडंट वांटेड द आंसर व्हिच लाइज इन दिस रीजन, इस रीजन का आंसर चाहिए नहीं था। तो कौन सा रीजन की पॉसिबिलिटी बचती है, बीच वाला। बीच वाले रीजन में तो कुछ हो सकता है, उसमें एक पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, एक नेगेटिव आएगा, बट मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे। तो लेट्स कैलकुलेट दैट, और वही उनका आंसर यहाँ पर देने वाले। तो भले तुमने सब कुछ किया, x इज इक्वल टू 2r डिस्टेंस निकाला, सब कुछ निकाला, लेकिन ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं सर। इसका मतलब गलत नहीं है बेटा, हमने बिल्कुल सब सही किया है ना। बट उनको चाहिए इस रीजन का आंसर, है ना, इस रीजन का आंसर चाहिए। तो इस रीजन का आंसर मतलब पर्टिकुलरली लेस देन r होने वाला है ना, बीच में मतलब लेस देन r होगा इस डिस्टेंस उसका, तो 1 और 2 में से कुछ आने वाला है, तो वो हम निकालने का प्रयास करते हैं। बट यहाँ पे सीखने की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भले तुमने सही आंसर निकाला, बट शायद उनको कुछ और चाहिए, तो घबराने का नहीं। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट रीजन। इस रीजन में आंसर नहीं मिला, कोई बात नहीं, दोनों के बीच में, दोनों डायपोल के बीच में जो रीजन है, उस रीजन का आंसर निकालते हैं। वहां पर भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम होने के चांस बिल्कुल बनते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, सही कर लेता हूँ। ये क्या हो गया, ओके हाँ। तो अब देखो यहाँ पर हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे। ये कौन आ गया भाई, यहाँ पे रुक जा तू। तो अभी हम अंदर वाला जो है मामला यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक डायपोल है P1 अपना, और यहाँ पर एक डायपोल है, थोड़ा सा दूर बना लेता हूँ, P2 अपना, है ना। और इनके बीच की जो दूरी है, वी आर गिवन कैपिटल R। तो इधर का पॉइंट तो हो नहीं सकता, हमने देखा इधर का पॉइंट का आंसर अच्छा खासा निकाला था, लेकिन वो साला ऑप्शन में नहीं था, तो घबराने का नहीं, बीच वाला आंसर निकालो। बीच वाला कोई पॉइंट जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाए। लेट्स प्रोसीड। ये वाला तो हमने देखा था P है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और ये 2P है, शायद इधर 2P था और ये P था, ओके ऐसे था, है ना। तो ऐसे था, तो अब देखो किसके पास में होगा पॉइंट जहां पे पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ऑब्वियस सी बात है, दैट पॉइंट विल बी क्लोजर टू P। P की वैल्यू ऑलरेडी छोटी है, P की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी छोटी है, इसीलिए P के पास में होना चाहिए पॉइंट, वो P को एडवांटेज मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आपको ये तो क्या बोलते हैं, एजम्पशन इतना तो लेना आता होगा कि इस पॉइंट को जहां पे पोटेंशियल सेम होने वाला है, इसको मैं A अगर बोल दूं, और इस डिस्टेंस को अगर x बोल दूं, है ना, x इसको नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है इसको ही बोल लेते हैं। जो इस डिस्टेंस को अगर मैं क्या बोल दूं, ये पहले वाले डायपोल से A पॉइंट के डिस्टेंस को अगर x बोल दूं, तो दूसरे वाले डायपोल से डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस x। इतना तो आपको क्लियर है, ओके। अब तो एक लाइन का आंसर है बेटा, है ना, ध्यान से देखना कि P1 जो है इस A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाएगा। फॉर्मूला लगा यार, कुछ नहीं करना, K इंटू डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट कितना है 2P बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, तो मैं पहले KP लिख लेता हूँ, इसका डायपोल मोमेंट P है और डिस्टेंस यहाँ पर r माइनस x है, उसका स्क्वायर होने वाला है। तो फटाफट आप जो है KP उड़ा दो, है ना, इसको इधर ले आओ, r माइनस एक्स
अपॉन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2 होने वाला है ना। ये r माइनस एक्स मैंने इधर उड़ा दिया, 2 इधर भेज दिया, तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा ये करो, एडजस्टमेंट करो, r/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/√2। मैंने जो है सेपरेट डिनोमिनेटर कर दिया, रूट भी ले लिया, फटाफट कर दिया। यहाँ पर देखो r/x की वैल्यू आपको मिलेगी, r/x की वैल्यू आपको मिल रही है 1 प्लस 1/√2 विच इज अल्टीमेटली √2 प्लस 1/√2। ये r/x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू हमें चाहिए था, x की वैल्यू आप देख ही सकते हैं, √2r अपॉन 1 प्लस √2। दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से मैंने जुगाड़ करके आंसर निकाला। बिल्कुल सीखने वाली बात यह है कि अच्छा खासा आंसर निकालने के बाद भी अगर तुम्हारा आंसर गलत आ जाए तो क्वेश्चन गलत नहीं है बेटा, दे आर आस्किंग समथिंग डिफरेंट। उधर का मैंने x इज इक्वल टू r आंसर निकाला था, वो भी सही था, और ये बीच वाला जो है दोनों के बीच का पॉइंट जहां पर उनका पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, एक निगेटिव में आएगा एक पॉजिटिव में आएगा, दैट इज व्हाट दे वर आस्किंग। बिल्कुल सीखने वाली बात है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर एक टाइम में जो है आंसर आपका गलत भी आ गया, थोड़ा दिमाग और लगाओ, सेकंड पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर करो। इट विल सर्टेनली टेक सम टाइम, बट दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जेईई मेन। थोड़ा तो दिमाग का आपका कचरा वो करने वाली है। तो होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थोड़े से और क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम लाएंगे आपके लिए।